सभी को मेरा नमस्कार। आजादी के अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में उमंग फाउंडेशन द्वारा मानवाधिकार संरक्षण पर साप्ताहिक परिचर्चा श्रृंखला की 10वीं कड़ी में मैं पंकज धीमान आप सभी का स्वागत करता हूं। मानवाधिकार वह अधिकार है जो किसी भी व्यक्ति को बिना किसी भेदभाव के प्राप्त होते हैं। मानवाधिकारों की सुरक्षा के बिना सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक आजादी खोखली है। मानवाधिकार जैसे संवेदनशील मुद्दे पर आमतौर पर हिमाचल प्रदेश में कोई चर्चा नहीं होती। स्कूल से लेकर कॉलेजेस या यूनिवर्सिटी में कोई भी मानवाधिकारों की बात नहीं करता। यही कारण है कि आज हम समाज में मानवाधिकारों का उल्लंघन होता देखने के बावजूद भी उसे पहचान नहीं पाते। उमंग फाउंडेशन ने युवाओं को मानवाधिकार जैसे गंभीर सामाजिक मुद्दे के साथ जोड़ने के लिए इस साप्ताहिक कार्यक्रम की शुरुआत की है। कार्यक्रम की पिछली कड़ियों में हमने बेसहारा मनोरोगियों के संरक्षण में समाज की भूमिका, विकलांगजनों के मानवाधिकार व उसका संरक्षण, महिलाओं के अधिकारों का संरक्षण, बच्चों के अधिकार पर राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग की भूमिका पर चर्चा की। ट्रांसजेंडर्स के अधिकार एवं चुनौतियों पर हमने अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त ट्रांसजेंडर सोशल एक्टिविस्ट धनंजय चौहान जी को सुना। पिछले कार्यक्रम में हमने पद्मश्री डॉक्टर अमीश भारती जी को सुना, जिन्होंने रोगियों के अधिकारों और उनके कर्तव्यों के बारे में बताया। आज हमारे आज के विषय विकलांगजनों की शिक्षा एवं रोजगार के अधिकार पर चर्चा करने के लिए उमंग फाउंडेशन के अध्यक्ष प्रोफेसर अजय श्रीवास्तव जी हमारे साथ हैं। अब मेरा अनुरोध रहेगा मिस्टर रोहित जी से कि वह उमंग फाउंडेशन के अध्यक्ष प्रोफेसर अजय श्रीवास्तव जी का स्वागत करें। रोहित। धन्यवाद सर। आप सभी को मेरा प्रणाम। उमंग फाउंडेशन द्वारा आयोजित मानवाधिकारों पर साप्ताहिक परिचर्चा के भाग 10 में मैं रोहित दुगले, पीएचडी रिसर्च स्कॉलर, फिजिक्स डिपार्टमेंट एचपीयू से आज के मुख्य अतिथि प्रोफेसर अजय श्रीवास्तव जी का हार्दिक स्वागत व अभिनंदन करता हूं। सर, आप हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय के इक्डोल में पत्रकारिता एवं जनसंचार विभाग में एसोसिएट प्रोफेसर हैं। साथ ही हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय में नोडल अधिकारी हैं विकलांगता मामलों के बारे में। सर, आप हिमाचल प्रदेश राज्य विकलांगता सलाहकार बोर्ड के विशेषज्ञ सदस्य हैं। इसके साथ ही आप हिमाचल प्रदेश में उमंग फाउंडेशन के संस्थापक एवं अध्यक्ष हैं। सर, आप हिमाचल प्रदेश स्टेट मेंटल अथॉरिटी के सदस्यों और जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड शिमला के सदस्य भी हैं। इसके अलावा आपके पास भारतीय चुनाव आयोग के स्टेट कोऑर्डिनेटर फॉर एक्सेसिबल इलेक्शन का दायित्व भी है। सर, आपका इस मानवाधिकारों पर साप्ताहिक परिचर्चा की श्रृंखला को आरंभ करने में महत्वपूर्ण योगदान एवं भूमिका है। सर, आप समाज सेवा के क्षेत्र में भी हमेशा अग्रणी रहते हैं, चाहे वो दिव्यांगजनों के मामले हो या किसी बेसहारा मनोरोगी को उसके अधिकार व उसे संरक्षण प्रदान करवाना हो या किसी भी अन्य समस्या से संबंधित आप हमेशा तत्पर रहते हैं। मैं आपका इस कार्यक्रम में मुख्य वक्ता के रूप में पधारने पर पुनः हार्दिक स्वागत व अभिनंदन करता हूं। प्रोफेसर अजय श्रीवास्तव सर। धन्यवाद पंकज। धन्यवाद पंकज और रोहित दुगलेट जी। पंकज हमारे साथ काफी समय से जुड़े हैं, उमंग फाउंडेशन से हर प्रकार के सहयोग देते हैं। और जैसा कि रोहित दुगलेट हैं, ये भी पीएचडी स्कॉलर हैं, और ये पंकज भी हमारे यहाँ विश्वविद्यालय में फिजिक्स डिपार्टमेंट में पीएचडी स्कॉलर है, सीनियर रिसर्च फेलो है। मैं आप दोनों का धन्यवाद करता हूं। और जितने हमारे प्रतिभागी ज्यादातर युवा जुड़े हैं, अभी मैं देख रहा हूं लगभग 44-45 लोग हमारे साथ जुड़े हैं, मैं उन सभी का इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए स्वागत करता हूं। और मुझे लगता है कि ये लोग ऐसे हैं जो कि एक टॉर्च बियरर हैं, एक मशाल लेकर के कल को चलेंगे। और इन सभी से मेरा अनुरोध है कि आने वाले समय में जब हमारा ये कार्यक्रम हो तो उसके लिंक को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, क्योंकि इसमें हमें कोई बदले में कुछ मिलेगा नहीं, सिर्फ ये संतोष मिलेगा कि हमने मानवाधिकारों को हिमाचल प्रदेश में चर्चा का विषय बनाया और जो युवा वर्ग हमारे साथ जुड़ा है वो कुछ जानकारी इससे हासिल करके
भविष्य में इस क्षेत्र में अपनी भूमिका निभा सकता है। तो आप सभी का इसमें जो है धन्यवाद। और मैं अभी सीधे इस जो हमारा मुद्दा है इस पर आता हूं। जो हमारा राइट्स ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज एक्ट यानी कि विकलांग जन अधिकार कानून 2016 है, उसके बारे में हम ज्यादा चर्चा करेंगे, क्योंकि उससे पहले का जो कानून है वो अब समाप्त हो चुका है। वो था PWD एक्ट यानी पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज एक्ट 1995। अब वो समाप्त हो चुका है, लेकिन कुछ उसके प्रावधान नए कानून में भी शामिल हैं। पिछले कानून में 7 तरीके की दिव्यांगता, डिसेबिलिटी या विकलांगता, जो भी नाम से हम उसको बोलें, वो 7 प्रकार की थी। अभी वाले कानून में टोटल नंबर ऑफ जो इसका डिसेबिलिटीज का है वो 21 है, 21 है। इसमें जो है काफी चीजों को विस्तार से दिया गया है, लेकिन मैं आज के विषय पर आता हूं। जो विषय मुझे दिया गया है, विकलांग जनों का शिक्षा और रोजगार का अधिकार। तो इस पर हम जब बात करेंगे तो सबसे पहले हमारे ध्यान में आता है कि विकलांग जनों की शिक्षा को लेकर के जो राइट्स ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज एक्ट है, इसमें चैप्टर 3 में सेक्शन 16 है। चैप्टर 3 में सेक्शन 16 है और उसमें जो कुछ है वो सबके लिए बड़े काम की बात है, क्योंकि जो हम कहते हैं कि जो प्रश्न दिमाग में बार बार आते हैं, जो हमारे प्रतिभागी हैं उनके दिमाग में बार बार ये प्रश्न आते हैं, ऐसा कैसे हो सकता है, वैसा कैसे हो सकता है, इसमें कानून क्या कहता है, नियम क्या है, उसमें काफी क्लैरिटी हो जाएगी। इसमें सबसे पहला जो है सेक्शन 16 में कि सरकार को निर्देश दिया गया है कि सरकार सुनिश्चित करेगी कि उसके द्वारा फंडेड यानी वित्त पोषित या मान्यता प्राप्त जो भी शिक्षण संस्थान है उसमें चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटीज को इंक्लूसिव एजुकेशन सुनिश्चित करना है। यानी कि अब हम कई बार बात करते हैं कि एक प्राइवेट स्कूल है और एक गवर्नमेंट स्कूल है। अगर गवर्नमेंट स्कूल किसी डिसेबल्ड बच्चे को अपने यहाँ दाखिला देता है तो ठीक है, नहीं देता है तो हमें लगता है कि इसको देना पड़ेगा, क्योंकि ये गवर्नमेंट का कानून है, संसद ने पास किया है। लेकिन अगर प्राइवेट स्कूल नहीं देता है दाखिला दूसरे गैर विकलांग बच्चों के समान, तो उसमें क्या ये कानून लागू होगा? ये बहुत से लोग पूछते हैं कि प्राइवेट स्कूल ने हमें दाखिला देना मना कर दिया। तो इसमें क्या है कि साफ साफ लिखा है कि द गवर्नमेंट शैल इंश्योर टू एडमिट देम विदाउट डिस्क्रिमिनेशन एंड प्रोवाइड एजुकेशन एंड अपॉर्चुनिटीज फॉर स्पोर्ट्स एंड रिक्रिएशन एक्टिविटीज इक्वली विद अदर्स। और कौन करेगा ये? द एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट एंड द लोकल अथॉरिटीज शैल endeavor that all educational institution funded और रिकॉग्नाइज्ड कोई भी स्कूल ऐसा है, फंडेड हो जरूरी नहीं है, गवर्नमेंट का हो जरूरी नहीं है, लेकिन अगर वो इंस्टीट्यूट गवर्नमेंट से रिकॉग्नाइज्ड है तो ये पूरा एक्ट उस पर लागू हो जाएगा, अपने आप लागू हो जाएगा, खास करके जिन प्रोविजंस के बारे में अभी मैं आगे चर्चा करने वाला हूं। क्योंकि जो एजुकेशनल राइट्स हैं वो खाली कॉलेज और यूनिवर्सिटी के ही नहीं है, वो बिल्कुल छोटे पर से शुरू होते हैं और इस एक्ट में भी है, जो कि राइट टू एजुकेशन एक्ट में भी है कि 6 से 14 साल तक के बच्चे जो विकलांग नहीं हैं या अंडर प्रिविलेज्ड कैटेगरी में नहीं आते हैं, उनको फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन का राइट है। इसके अलावा जो बच्चे जो है डिसेबिलिटी वाले हैं, उन बच्चों को 6 से 18 साल तक की आयु तक फ्री और कंपलसरी एजुकेशन का पूरे देश भर में अधिकार है। मैं इस एक्ट से बाहर जाकर के हिमाचल प्रदेश की स्थिति के बारे में 2 बातें सिर्फ रखना चाहता हूं। एक तो ये कि हिमाचल प्रदेश में इस कानून से आगे बढ़कर के जो अधिकार दिया गया है वो अधिकार है फ्री एजुकेशन फ्रॉम फर्स्ट स्टैंडर्ड अप टू PhD लेवल इन ऑल प्रोफेशनल एंड वोकेशनल कोर्सेज। ये मेरी जनहित याचिका पर 2011 की जनहित याचिका थी, उसका फैसला 2015 में 4 जून 2015 में हुआ
और उस याचिका पर जो फैसला आया वो पूरे देश भर में एक नजीर के तौर पे, मिसाल के तौर पर देखा गया। उसमें राइट टू हेल्थ के साथ इसको जोड़ा गया था और कहा गया था कि एवरी चाइल्ड विद डिसेबिलिटी हैज ए राइट टू गेट फ्री एजुकेशन अप टू यूनिवर्सिटी लेवल इंक्लूडिंग ऑल प्रोफेशनल एंड वोकेशनल कोर्सेज। यानी कि हमारा विश्वविद्यालय ही नहीं, हमारे यहाँ कॉलेज और स्कूल भी मुफ्त शिक्षा देने के लिए बाध्य हैं। ये राइट्स ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज में जो 18 वर्ष तक की आयु की फ्री एजुकेशन की बात है उससे आगे बढ़ करके है। तो ये एक्ट कहता है कि उनको किसी भेदभाव के बिना और बच्चों के समान, यानी कि जो नॉन डिसेबल्ड बच्चे हैं उनके समान उनको दाखिला देना गवर्नमेंट इंश्योर करेगी। प्राइवेट जो रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशंस हैं और गवर्नमेंट के इंस्टीट्यूशन तो है ही है। और यही नहीं, खाली पढ़ाई नहीं, स्पोर्ट्स और रिक्रिएशन आदि यानी मनोरंजन, खेल, लाइब्रेरी, इन सब में भी उन्हीं बच्चों के बराबर उन दूसरे बच्चों का अधिकार होगा जो कि डिसेबल्ड हैं, उनका अधिकार होगा। फिर क्या अधिकार दिया गया है कि उनको बैरियर फ्री एनवायरनमेंट में पढ़ने का अधिकार होगा। यानी कि जो वहां पर बच्चे पढ़ेंगे उनके लिए हमें रैंप बनाने पड़ेंगे, हमें लिफ्ट बनानी पड़ेगी, एक्सेसिबल टॉयलेट बनाने पड़ेंगे। अगर कैंपस में कोई एटीएम है तो वो एटीएम भी एक्सेसिबल करना पड़ेगा, लाइब्रेरी भी एक्सेसिबल करनी पड़ेगी। लाइब्रेरी में सिर्फ फिजिकल एक्सेसिबिलिटी की बात नहीं है, लाइब्रेरी में ब्लाइंड लोगों के लिए जो फैसिलिटी चाहिए, एक्सेसिबल लाइब्रेरी में टॉकिंग सॉफ्टवेयर वाले कंप्यूटर, उनके लिए दूसरे इक्विपमेंट, उनके लिए जो है रिसोर्स सेंटर, डेफ लोगों के लिए भी इसी प्रकार की जो सुविधाएं होती है, ये सारी चीजें एक्सेसिबिलिटी का पार्ट हैं, ये देनी पड़ेगी। आमतौर पर हम सोचते हैं कि एक्सेसिबिलिटी का मतलब होता है रैंप बना दो, रैंप नहीं, सिर्फ रैंप नहीं, और भी इसमें बहुत सी चीजें जुड़ी हुई हैं। फिर इसके बाद आता है प्रोवाइड रीजनेबल अकोमोडेशन अकॉर्डिंग टू इंडिविजुअल्स रिक्वायरमेंट। जो छोटी मोटी एक सहायता की जरूरत इंडिविजुअल की होती है, एग्जाम्पल के तौर पे आज हमें कोई राइटर या स्क्राइब किसी ब्लाइंड बच्चे के लिए या किसी ऐसे विद्यार्थी के लिए जो हाथ से लिख नहीं पाता है, उसके लिए अगर हमें जरूरत पड़ती है राइटर की, तो आज एक राइटर आया, कल वो राइटर नहीं आता है, हमने परमिशन आज के लिए ली थी और वो कल नहीं आता है। तो रीजनेबल अकोमोडेशन का मतलब है कि उसको कल भी राइटर की, जो राइटर वो लाता है उसको उसकी सुविधा दे दो। इसके साथ ही यदि कोई व्यक्ति ऐसा है जिसकी डिसेबिलिटी उसको बैठने में दिक्कत करती है, तो रीजनेबल अकोमोडेशन का मतलब है कि उसको वैसी चेयर उपलब्ध कराई जाए जिस चेयर के ऊपर वो बैठ सकता है। तो ये छोटी छोटी रीजनेबल अकोमोडेशन का मतलब है जहां तक संभव हो उसको इस प्रकार से सहायता करना ताकि वो हमारे द्वारा उन क्षमताओं का पूरा अपनी दोहन करे और अपने विकास, समग्र विकास में जो सुविधाएं उसको चाहिए वो उसको गवर्नमेंट प्रोवाइड करे। इसके बाद आता है जो फुल, जो उसका टोटल जो है इंक्लूजन है, उसके लिए जो भी इंडिविजुअल या सामूहिक आधार पर सपोर्ट सिस्टम चाहिए, जैसे कि इधर से उधर जाने के लिए अगर उसके पास बैसाखी नहीं है तो बैसाखी भी दी जा सकती है। अगर उसको व्हीलचेयर की जरूरत है तो उसको व्हीलचेयर दी जाए। अगर उसको रैंप के ऊपर कोई व्हीलचेयर नहीं चढ़ पा रही है तो कोई अटेंडेंट या कोई ऐसा सहायक लगाया जाए जो उसकी व्हीलचेयर को ऊपर ले जाए। या उसको कोई एकेडमिक सपोर्ट की जरूरत है, अगर उसके पास स्कैन रीडर उसका किसी ब्लाइंड बच्चे का काम नहीं कर रहा है तो उसकी बुक रीडिंग कोई कर दे। अगर हियरिंग इंपेयर्ड है और उसकी कोई सहायता की आवश्यकता है या उसकी कोई स्पेसिफिक नीड है तो उसको पूरा कर दे। तो ये रीजनेबल एकोमोडेशन में ये चीजें आएंगी ताकि उसका संपूर्ण इंक्लूजन हो सके। इंक्लूजन का मतलब है उसका समावेश हो सके, उसको अलग थलग ना छोड़ा जाए। फिर एक बड़ी महत्वपूर्ण बात है, इसके बाद आती है ये चैप्टर 3 का सेक्शन 16 जो है, ये कहता है
कि जो ब्लाइंड हैं, जो डेफ हैं या डेफ ब्लाइंड हैं, उनको जो है शिक्षा दी जाएगी इन मोस्ट एप्रोप्रिएट लैंग्वेज, मोड्स एंड मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है जिसको कि हमारे यहाँ स्कूल से लेकर के, कॉलेज से लेकर के यूनिवर्सिटी तक कोई समझने को तैयार नहीं है। इतना दिमाग का दिवालियापन है हमारे शिक्षा विभाग में, खास करके मैं हिमाचल प्रदेश की बात कर रहा हूं। बिल्कुल शिक्षा विभाग का डायरेक्टर से लेकर के लोअर लेवल तक ज्यादातर लोगों का दिवालिया निकला हुआ है दिमाग का। ये डिसेबिलिटी को समझते नहीं है और हर कुछ करते हैं जो कि ह्यूमन राइट्स का वायलेशन करता है। जैसे मैं आपको एग्जांपल के तौर पे बताता हूं कि ब्लाइंड के लिए एप्रोप्रिएट लैंग्वेज क्या हो सकती है। ब्लाइंड के लिए एप्रोप्रिएट लैंग्वेज हम सब जानते हैं, ब्रेल हो सकती है। ब्रेल में ब्लाइंड लोग पढ़ते हैं, लो विजन वाले भी ब्रेल में पढ़ते हैं, या कुछ लो विजन ऐसे हैं जिनके लिए एप्रोप्रिएट मीन्स एंड मोड्स हो सकते हैं। लार्ज प्रिंट भी वो लोग पढ़ लेते हैं, जिसके लिए मैग्नीफाइंग ग्लास से भी वो लोग पढ़ सकते हैं। और सेकंड, उनके लिए मोस्ट एप्रोप्रिएट लैंग्वेज या मोड्स या मीन्स में क्या आता है, जो उनको आसानी से प्रिंटेड टेक्स्ट को समझा सके। पहले रिकॉर्ड करके सुना जाता था, अब ई रिसोर्सेज आ गए हैं। यानी आपके पास अगर टॉकिंग सॉफ्टवेयर वाला कंप्यूटर है, किसी भी कंप्यूटर या लैपटॉप में टॉकिंग सॉफ्टवेयर आ जाता है, तो टॉकिंग सॉफ्टवेयर वाले कंप्यूटर की मदद से ब्लाइंड लोग पढ़ सकते हैं। उनको अपने ई रिसोर्सेज एक्सेस करने के लिए लैपटॉप, कंप्यूटर या मोबाइल फोन चाहिए। इसके अलावा एंजल प्लेयर और डेजी प्लेयर चाहिए, जिससे कि वो और भी इस प्रकार के यंत्र और उपकरण आते हैं जिसमें वो पूरा का पूरा डाटा अपना ट्रांसफर कर देते हैं और जो उस बुक का जो सा पेज खोल के पढ़ना चाहते हैं वो पेज वो खोल के उससे पढ़ सकते हैं। तो ये मोस्ट एप्रोप्रिएट लैंग्वेज, मीन्स एंड मोड्स हो सकते हैं। इसके अलावा जो लोग हियरिंग इंपेयर्ड हैं, हियरिंग इंपेयर्ड के लिए मोस्ट एप्रोप्रिएट मीन्स एंड मोड्स में क्या आएगा, उनके लिए साइन लैंग्वेज आएगी। हमारे यहाँ ऐसा कहाँ है? हम एक आध स्पेशल एजुकेटर अगर 2-3 स्कूलों के बीच में या एक स्कूल में रखा है तो ये तो संभव नहीं है। यानी कि पढ़ाई के नाम पर हिमाचल प्रदेश में ढोंग किया जा रहा है। सही मायनों में यहाँ पर पढ़ाई डेफ और ब्लाइंड लोगों के लिए नहीं कराई जा पा रही है। ये बहुत ही गंभीर बातें हैं। इसमें हम सामूहिक रूप से भी प्रयास करेंगे, निजी तौर पर उमंग फाउंडेशन भी कर रहा है, और हम आप सबके सहयोग से भी प्रयास करेंगे कि आने वाला समय हमारे बच्चों के लिए बहुत उज्जवल समय हो, ताकि उनका भविष्य उज्जवल हो सके। और जो डेफ ब्लाइंड हैं, आप कल्पना कीजिए कि एक व्यक्ति मूक बधिर भी है और ब्लाइंड भी है, उसके लिए पढ़ाई कैसे संभव होगी? उसके लिए बिल्कुल डिफरेंट मीन्स एंड मोड्स होते हैं, जिसमें कि ब्रेल भी होती है, लेकिन टच से भी वो लोग पढ़ते हैं, क्योंकि वो सुन करके टॉकिंग सॉफ्टवेयर के माध्यम से नहीं पढ़ सकते हैं। उनके लिए डिफरेंट मीन्स एंड मोड्स होते हैं। तो ये सारी चीजें इस एक्ट में इंश्योर करने के लिए कहा गया है। हम सब जानते हैं कि यदि स्कूल जाना है किसी बच्चे को और उसको सीवियर डिसेबिलिटी है, तो उसके लिए ट्रांसपोर्टेशन कितना इंपॉर्टेंट है। इस एक्ट में ट्रांसपोर्टेशन प्रोवाइड करने के लिए भी कहा गया है कि यदि वो बच्चा स्कूल जाता है तो उसको ट्रांसपोर्टेशन प्रोवाइड करना गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है। और अगर उसके साथ और वो हाई सपोर्ट नीड का है, अगर उसकी नीड्स बहुत हाई है, यानी कि वो व्हील चेयर यूजर है, टोटली ब्लाइंड है, डेफ ब्लाइंड है, या अन्य व्हील चेयर यूजर नहीं भी है और वो बैसाखी के सहारे चलता है, तो उसके साथ अटेंडेंट की जरूरत पड़ती है। तो अटेंडेंट को भी ट्रांसपोर्टेशन देना गवर्नमेंट की जिम्मेवारी है। ये जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। इसके अलावा उसको बुक्स और रिसोर्सेज देना, ई रिसोर्सेज देना भी जिम्मेवारी है, उसको वो प्रोवाइड कराने चाहिए। यही नहीं, उसको जो है अगर वो ब्लैक बोर्ड देखने में उसको दिक्कत है और वो लो विजन है, तो उसको सीट आगे दी जाए, आगे सीट दी जाए, उसको रोल नंबर वाइज कहीं पीछे बैठने के लिए मजबूर ना किया जाए। जैसे मैंने कहा कि ई रिसोर्सेज भी चाहिए, तो उसको जो एक्सेसिबल लाइब्रेरी होनी चाहिए, एक्सेसिबल लाइब्रेरी में ब्लाइंड लोगों के लिए ई रिसोर्सेज होने चाहिए, यानी कि उनके लिए टॉकिंग बुक्स होनी चाहिए, उनके लिए बुक शेयर जो ऑनलाइन लाइब्रेरी है उसकी मेंबरशिप होनी चाहिए, या सुगम्य पुस्तकालय जो भारत सरकार ने
प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की पहल पर शुरू किया है सुगम्य पुस्तकालय। सुगम्य पुस्तकालय एक भारतीय ऑनलाइन लाइब्रेरी है और बुक शेयर एक इंटरनेशनल, जो अमेरिकन है लेकिन इंटरनेशनल ऑनलाइन लाइब्रेरी है। दोनों में लाखों लाखों पुस्तकें ऐसी हैं जो क्लिक ऑफ माउस से आपको आसानी से एक्सेस कर सकते हैं। आप बहुत आसानी से उसके ऊपर जा सकते हैं और वो पुस्तकें आप लोग पढ़ सकते हैं। तो इसके अलावा जो लोग ब्लाइंड हैं, लो विजन है, या जो हाथ से किसी भी कारण से लिख नहीं सकते हैं, उनके लिए एडिशनल टाइम, कंपेंसेटरी टाइम देने का प्रावधान है। ये सभी लोग बड़े ध्यान से सुन लें जिनको ऐसी दिक्कतें आती हैं कि उनको एक्स्ट्रा टाइम नहीं दिया जाता। कोई भी व्यक्ति जो लो विजन है, ब्लाइंड है, या किसी डिसेबिलिटी से, फिजिकल डिसेबिलिटी की वजह से जिसके हाथ में लिखने की क्षमता नहीं है या कम हो गई है, उसको एडिशनल टाइम हर 1 घंटे पर 20 मिनट का एक्स्ट्रा टाइम दिया जाता है। यही नहीं, उसको एक स्क्राइब या राइटर लेने की भी फैसिलिटी होती है। रूल ये कहता है कि अगर राइटर एग्जामिनेशन कंडक्टिंग एजेंसी यानी कि स्कूल, कॉलेज, विश्वविद्यालय, पब्लिक सर्विस कमीशन, बैंक, रेलवे या कोई भी अन्य डिपार्टमेंट, नौकरी या शिक्षा के लिए यदि एग्जाम कंडक्ट करता है तो राइटर देने की जिम्मेवारी उस एग्जामिनेशन लेने वाले की है, कंडक्ट करने वाले की है। और यदि वो ये इस जिम्मेदारी को निभाता है तो उसने पूल बनाया हुआ होगा, अपने यहाँ एक पैनल बनाया होगा, उससे वो राइटर्स अलॉट करेगा। और यदि वो नहीं दे पाता है राइटर, तो राइटर लाने की जिम्मेवारी यदि कैंडिडेट को खुद निभानी पड़ती है, यानी कैंडिडेट वो राइटर लेकर के आता है, तो वो एक क्लास जो यदि राइटर गवर्नमेंट या इंस्टीट्यूट देता है तो वो उससे ज्यादा पढ़ा नहीं होना चाहिए। यानी कि अगर +2 का एग्जाम दे रहा है तो वो राइटर BA का या MA का नहीं होना चाहिए। और यदि वो राइटर लाने की जिम्मेवारी स्टूडेंट की है तो वो राइटर एक क्लास जूनियर या बराबर पढ़ा लिखा होने वाला नियम लागू नहीं होगा, उसमें वो कोई भी राइटर ला सकता है। इसमें मैं थोड़ी सी इसकी बैकग्राउंड में जाऊंगा क्योंकि इसमें मेरे पास बहुत फोन आते हैं पूरे स्टेट से। वो नियम यह है कि 2013 में 28 फरवरी 2013 को भारत सरकार ने गाइडलाइंस बना करके भारत में पहली बार सर्कुलेट की थी। उसका नाम था गाइडलाइंस फॉर कंडक्टिंग एग्जामिनेशन फॉर पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज। उसमें बिल्कुल स्पष्ट कहा गया था कि राइटर के लिए कोई भी क्वालिफिकेशन फिक्स नहीं की जाएगी। और भी उसमें बहुत सी बातें थी। उसमें यह भी था कि राइटर देने की जिम्मेवारी एग्जामिनेशन कंडक्टिंग एजेंसी की है। यह भी था उसमें कि जो भी एक्सेसिबल फॉर्मेट है, यानी कि जिस भाषा में आप एग्जाम देना चाहते हैं, आपके लिए ब्रेल हो सकती है, आपके लिए कंप्यूटर हो सकता है, उस तरीके से आप एग्जाम दे सकते हैं। लेकिन ये कहीं पर भी हिमाचल प्रदेश में लागू नहीं किया गया। लागू क्या किया गया है कि आपको 1 घंटे के एग्जाम पर 20 मिनट का एक्स्ट्रा टाइम दे दिया जाए और राइटर आपको खुद लाना पड़ेगा और खुद लाने में 1 क्लास जूनियर होना चाहिए। ये दिल्ली हाई कोर्ट ये 2018 की एक नई गाइडलाइंस आई जिसमें 1 क्लास जूनियर वाला फंडा इंट्रोड्यूस किया गया था। उसमें क्या हुआ कि एक बच्चे ने दिल्ली हाई कोर्ट में रिट की, जिसके फैसले पर मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन और UGC, इनको दिल्ली हाई कोर्ट ने जो है निर्देश दिए कि आप पूरे देश भर में इस जजमेंट को लागू कराएं कि यदि एग्जामिनेशन कंडक्टिंग एजेंसी, परीक्षा आयोजित करने वाला संस्थान या एजेंसी खुद राइटर देती है तो वो 2018 वाले नए नियम लागू कर सकती है। यानी कि वो एक क्लास जो है वो सीनियर नहीं हो सकता है। लेकिन यदि परीक्षा लेने वाली एजेंसी जो है वो राइटर नहीं देती है तो एक क्लास जूनियर नहीं, कोई भी राइटर हो सकता है, MA, MPhil, PhD का विद्यार्थी भी राइटर हो सकता है। ये हिमाचल प्रदेश में इस नियम को लागू नहीं किया गया था और 1 क्लास जूनियर वाला नोटिफिकेशन स्टेट गवर्नमेंट, जो कि इलीगल था, वो लागू कर दिया था। उसके खिलाफ मैंने अभी इसी साल प्रेस कॉन्फ्रेंस की और गवर्नमेंट को लिख करके दिया कि आप इसको तुरंत विड्रॉ करें।
नहीं तो हम कंटेम्प्ट आपके खिलाफ दायर करेंगे। कंटेम्प्ट यानी कि अदालत की अवमानना। गवर्नमेंट को वो गाइडलाइंस अपनी विड्रॉ करनी पड़ी। अभी यदि कोई एग्जामिनेशन कंडक्टिंग एजेंसी हिमाचल प्रदेश में नहीं देती है राइटर, तो कोई भी राइटर बन सकता है। उसके लिए बाकायदा नियम लागू हो चुका है। 12 अप्रैल की स्टेट गवर्नमेंट की इस वर्ष की नोटिफिकेशन है। ये बहुत जरूरी इसलिए है क्योंकि इसको आप आगे से आगे लोगों तक शेयर करें इस जानकारी को, ताकि उनकी सुविधा हो जाए। ये हमारी यूनिवर्सिटी ने भी लागू कर दी है, स्टेट गवर्नमेंट ने भी, लेकिन इंप्लीमेंटेशन लेवल पर अभी बहुत दिक्कत आती है। जो टीचर्स एग्जामिनेशन कंडक्ट कराते हैं उनके दिमाग में मानवाधिकारों से जुड़े इस गंभीर मुद्दे के लिए कोई जगह नहीं है। वो सिर्फ ये सोचते हैं कि किसी बच्चे को जो ब्लाइंड है या हाथ से लिख नहीं पाता है, उसको राइटर देना तो दूर की बात है, अलाउ करके उसके ऊपर बहुत बड़ा एहसान कर रहे हैं। ये बिल्कुल गलत बात है। ये सोचने का तरीका बहुत बहुत निगेटिव है और मानवाधिकारों के सख्त खिलाफ है। इसलिए हमें जब तक इसकी जानकारी नहीं होगी तब तक ये हम इसमें सफल नहीं हो पाएंगे अपने इस पूरे अभियान में। इसके साथ साथ इसी एक्ट में कहा गया है कि जहां कहीं पर भी बच्चों के समुदाय को, यानी कि एक पर्टिकुलर डिसेबिलिटी को, अगर कोई जो सिलेबाई है, जो हमारा जो सिलेबस है या जो हमारा करिकुलम है, उसमें अगर सुटेबल मॉडिफिकेशन की जरूरत है तो उसमें सुटेबल यानी कि उनके अनुकूल हम अपने पाठ्यक्रम में परिवर्तन भी करें। यानी कि पाठ्यक्रम में परिवर्तन अभी तक पूरी तरीके से नहीं हुआ है। जो हमारे यहाँ इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी के बच्चे हैं, जिनको पहले मेंटली रिटार्टेड कहा जाता था, उन बच्चों के लिए हमारे पास सिलेबस मॉडिफाई करना तो दूर, अभी सिलेबस ही नहीं है। अभी उसी सिलेबस में उन बच्चों को बैठना पड़ता है जिस सिलेबस में सामान्य आईक्यू के बच्चे एग्जाम देते हैं या पढ़ाई करते हैं। तो ये भी अभी गंभीर बात है। इस मुद्दे को भी हम आने वाले समय में गवर्नमेंट के साथ तो उठाया है, हम हाई कोर्ट के माध्यम से भी इस मामले को हम ले जाएंगे और उठाएंगे। यही नहीं, इसके साथ ही ये भी कहा गया है कि कहीं पर सेकंड लैंग्वेज पढ़नी पड़ती है, कहीं पर थर्ड लैंग्वेज भी होती है छोटी क्लासेस में, तो वो लैंग्वेज पढ़ने से उनको छूट मिलेगी। कोई भी डिसेबल्ड बच्चा जो यदि इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी का है तो भी, विजुअल इंपेयरमेंट है तो भी, ब्लाइंड है या डेफ है या कोई भी ऐसा है जो सेकंड और थर्ड लैंग्वेज नहीं पढ़ना चाहता है, उसको मजबूर नहीं किया जाएगा। फिर जैसे हिस्ट्री है, पॉलिटिकल साइंस है, मैथमेटिक्स है, अगर उसमें आंख से देखने वाले इनपुट के कोई प्रश्न आते हैं, विजुअल इनपुट जिसे कहते हैं, जैसे पॉलिटिकल साइंस में मैप है, हिस्ट्री में मैप है, मैथमेटिक्स में कुछ ऐसे निशान हैं जिनके, या कोई ऐसी थ्योरी दी गई है जिसको देखना जरूरी है, इन क्वेश्चन से उन बच्चों को छूट दी जाएगी जो पर्टिकुलर डिसेबिलिटी के हैं। तो ये भी नियम आमतौर पर लागू नहीं हो पाता है। और इनके एग्जाम में भी, जैसे पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री या मैथ में, उनके पेपर की सीरीज डिफरेंट होनी चाहिए। उनको उसके लिए वैकल्पिक प्रश्न दिया जाना चाहिए। और ये अगर लागू नहीं होता है तो हम आवाज उठा सकते हैं, कानून हमारे साथ है। इसके साथ ही जो स्कूल और कॉलेज हैं उनमें रिजर्वेशन का प्रावधान भी है। अप टू +2 लेवल यानी 12वीं कक्षा तक 4% आरक्षण सीट्स में है। सीट से आरक्षण से मतलब हम निकालते हैं कि न सिर्फ क्लास में सीट, बल्कि लाइब्रेरी में उसकी हिस्सेदारी, खेल में उसकी हिस्सेदारी और हॉस्टल में उसकी हिस्सेदारी भी इतनी होनी चाहिए, कम से कम 4% होनी चाहिए, ये भी है। और +2 के बाद जिसको हम हायर एजुकेशन कह देते हैं, उसमें 5% रिजर्वेशन है। 5% रिजर्वेशन में सीट्स और हॉस्टल और लाइब्रेरी सबकी फैसिलिटी, सारे रिसोर्सेज की फैसिलिटीज 5% होनी चाहिए। इसमें मैं यहां थोड़ा सा और बता दूं, हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय ने एक्ट से बाहर जाकर के एमफिल और पीएचडी के विद्यार्थियों के लिए विशेष प्रावधान किए। अभी 2 वर्ष पहले मैं एग्जीक्यूटिव काउंसिल, जो हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय की हाईएस्ट डिसीजन मेकिंग बॉडी है, यानी कि सर्वोच्च नीति निर्माता संस्था है, उसका सदस्य रहा मैं। उस समय मैंने
वाइस चांसलर जो माननीय कुलपति हैं हमारे प्रोफेसर सिकंदर कुमार, उनसे अनुरोध किया था और इस काम में हम सफल रहे कि जो भी बच्चे किसी भी डिसेबिलिटी के हैं 40% से 100% तक, उनको एमफिल और पीएचडी में एक सीट हर साल हर डिपार्टमेंट में उनके लिए रिजर्व कर दी जाएगी। उसका कारण ये था खास करके पीएचडी के लिए कि सीट्स कम होती थी, कहीं 5%, कहीं 7, कहीं 5, कहीं 7, कहीं 2, कहीं 8 सीटें होती थी। तो फर्स्ट सीट अगर पीडब्ल्यूडी को यानी पर्सन विद डिसेबिलिटी को अगर चली जाती थी तो सेकंड सीट आने में 2-3 वर्ष का समय लग जाता था। तो तब तक कोई डिसेबल्ड बच्चा कितना भी मेरिट होल्डर हो वो इंतजार नहीं कर सकता था। तो इसके लिए अब कर दिया है कि ओवर एंड अबव हर क्लास में एमफिल और पीएचडी में हर विषय में कम से कम एक सीट रिजर्व रहेगी स्टूडेंट विद डिसेबिलिटीज के लिए, विकलांग बच्चों के लिए रिजर्व रहेगी। यदि एक विशेष विभाग में कोई सीट नहीं भी है तो भी एक सीट उनके लिए आरक्षित रखी जाएगी। और यदि टीचर्स, प्रोफेसर 8 सीटें अपने साथ जोड़ सकते हैं, यानी कि 8 बच्चों को पीएचडी करा सकते हैं, एसोसिएट प्रोफेसर 6 को करा सकते हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर 4 को करा सकते हैं। तो यदि उनके पास भी सारी सीटें फुल हैं तो एक सीट उनमें जोड़ दी जाएगी, यानी कि 4+1 हो जाएगी, 5+1 हो जाएगी, 8+1 हो जाएगी। टीचर मना नहीं कर सकता है कि मेरे पास तो सीट्स फुल हैं, हम किसी डिसेबल्ड बच्चे को अपने साथ कैसे जोड़ेंगे। तो ये विशेष प्रावधान जो है पूरे देश भर में कहीं नहीं है। और फ्री एजुकेशन अप टू यूनिवर्सिटी लेवल में भी हम देश में सबसे अग्रणी राज्य हैं, कहीं पर भी ये सुविधाएं नहीं है। ये उमंग फाउंडेशन के विनम्र प्रयास हैं जिससे कि हम विकलांग बच्चों के लिए एजुकेशन में विशेष प्रकार के प्रावधान लागू करा पाए हैं। मैं पंकज से अनुरोध करूंगा कि यदि कोई प्रश्न शिक्षा से जुड़े हुए अगर आए हैं तो उनको हम अभी ले लेते हैं, और यदि कोई व्यक्ति संक्षेप में अपना प्रश्न पूछना चाहे तो वो भी पूछ सकता है। इसके बाद हम तुरंत रोजगार के पर आएंगे, ताकि रोजगार के बारे में भी बहुत बहुत महत्वपूर्ण बातें हैं, हम रोजगार के बारे में भी बात कर सकेंगे। तो ये मोटे तौर पर शिक्षा के ये अधिकार हैं। यदि किसी के कोई प्रश्न है तो वो अगर पूछना चाहते हैं तो उनको भी हम समय दे सकते हैं। मेरा अनुरोध रहेगा डॉक्टर सुरेंद्र कुमार जी से कि अगर शिक्षा के विषय से जुड़े कोई प्रश्न आए तो वो उनको पढ़े। पंकज जी, अभी किसी का प्रश्न नहीं है, तो मेरी रिक्वेस्ट रहेगी जितने भी हमारे प्रतिभागी हैं कि आप में से अगर कोई जो अभी विषय हम लोगों ने डिस्कस किया जिसमें एजुकेशन से रिलेटेड सारी डिस्कशन हुई, उससे रिलेटेड अगर किसी का कोई सवाल है तो अभी आप पूछ सकते हैं। यदि किसी के मन में कोई प्रश्न है तो अपना माइक ऑन करें, अनम्यूट करें और उसके बाद संक्षेप में प्रश्न पूछ करके फिर माइक को म्यूट कर दें। हेलो हेलो जी तनुजा जी, आपकी आवाज आ रही है। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग तनुजा, आप अपना प्रश्न पूछें। सर मैं पूछती हूँ, जैसे हिमाचल में कोई जेबीटी बीएड के पेपर निकलते हैं तो हम उसको भर सकते हैं क्या? मैं तनुजा के बारे में बता दूं, तनुजा कौंका साइड में रहती हैं और इनको ब्लाइंडनेस है, ये 100% ब्लाइंड है और ब्रेन ट्यूमर की वजह से इनके कई साल पढ़ाई के 3-4 साल इनके वेस्ट हो गए और इनको फाइनली ब्लाइंडनेस हो गई। अब इन्होंने इस वर्ष जो है प्लस 2 पास किया है। अभी 1 हफ्ते 10 दिन पहले मेरे संपर्क में आई है। तो किसी का माइक अगर अनम्यूट नहीं है तो प्लीज म्यूट कर दें। तनुजा आप भी अपना माइक म्यूट कर दें। बिमल जी आप भी अपना म्यूट कर।
तनुजा ने अभी +2 किया है ओपन स्कूल से, और इन्होंने अभी हमारे यहाँ जो इंटरनेशनल सेंटर फॉर डिस्टेंस एजुकेशन एंड ओपन लर्निंग है इकडोल, उसमें अभी इन्होंने फॉर्म भरा है अपना। तो इनका है कि यदि आपने +2 किया है तो आप जेबीटी का फॉर्म भर सकती हैं। जेबीटी रेगुलर भी हो सकता है आपका, आप डिप्लोमा इन स्पेशल एजुकेशन में भी आप ले सकती हैं एडमिशन, और आपकी फीस नहीं लगेगी, कोई भी फीस नहीं लगेगी आपकी। और आपने आईसीडीओल में भी एडमिशन लिया है तो यहां पर भी आपकी कोई फीस नहीं लगेगी, आप फॉर्म भर सकती हैं। कोई और इस बारे में तनुजा कोई क्लैरिफिकेशन चाहिए तो फिर से दोबारा खुद को अनम्यूट करो और पूछो। और सर इसमें राइटर वगैरह ले जाएंगे, उसका छोटे बड़े का कोई इशू नहीं है ना? अभी तनुजा मैंने ये बताया तुम्हें, यदि एग्जामिनेशन में जैसे तुमने आईसीडीओल से बीए का फॉर्म भरा है तो आईसीडीओल एग्जामिनेशन के लिए राइटर प्रोवाइड नहीं करता है, तो तुम किसी को भी राइटर अपने साथ ले जा सकती हो, वो तुमसे कितना भी पढ़ा लिखा ज्यादा क्यों ना हो, हायर क्वालिफिकेशन का भी। हाँ, कई बार दिक्कत इसलिए आती है कि कॉलेज के प्रिंसिपल या टीचर्स जानकारी होती है तो वो सेंसिटाइज नहीं होते हैं, और कई बार जानकारी नहीं होती है तब तो कोई बात ही नहीं है। तो वो नोटिफिकेशन तुम्हें मैंने उमंग फाउंडेशन के और डिसेबल्ड स्टूडेंट एंड यूथ एसोसिएशन यानी DSYA हिमाचल के ग्रुप में जोड़ दिया है। उसमें तुम्हें अगर नोटिफिकेशन अभी नहीं मिली है तो उसमें से नोटिफिकेशन मिल जाएगी। और कोई भी हमारे साथ जो आज साथी जुड़े हुए हैं, हमारे इन ग्रुप्स के साथ अगर नहीं जुड़े हैं और कोई जानकारी उनको चाहिए है तो वो इन ग्रुप्स पे जुड़ने के लिए अभी अपना नंबर इसी में मैसेज बॉक्स में डाल दे। हमारे जो साथी हैं, जो युवा साथी हमारे संचालन कर रहे हैं, वो नंबर नोट करके उन लोगों को ग्रुप में जोड़ देंगे ताकि उनको किसी भी प्रकार की कोई भी जानकारी चाहिए वो इस ग्रुप के माध्यम से मिल जाएगी। तो तनुजा, आपके समस्या का समाधान मुझे लगता है हो चुका है, आप किसी को भी राइटर अपने साथ ले जा सकती हैं। ओके, थैंक यू सर। कोई और प्रश्न? मैं विमल बोल रहा हूँ। हाँ विमल। सर, दिव्यांग है, हमें एज एक असिस्टेंट क्या यूजीसी अप्रूव है, तो सर हमें हमारे साथ विमल तुम्हारी आवाज साफ नहीं आ रही है, सिग्नल बिल्कुल कम है, कोशिश करो कि तुम सिग्नल में आ जाओ। जी सर, चल मैं हूँ सर। विमल जी, आप अपना प्रश्न मैसेज बॉक्स में भी लिख सकते हैं। सर मुझे टाइपिंग करने में प्रॉब्लम रहता है। कोई बात नहीं, धीरे धीरे करके पूछो, शायद हमारी समझ में आ जाए, क्योंकि अभी आवाज काफी गूंज रही है। जी सर, मैं ये बोलना चाह रहा था, हमें इस चीज से की रहती है तो हम असिस्टेंट ताकि हमारे साथ में असिस्टेंट सके, कोई नहीं हो। किसी को विमल का प्रश्न क्या समझ में आया? मुझे तो नहीं समझ में आ पाया, यदि किसी अन्य को समझ में आया तो प्लीज बताएं। विमल जी, आपने शायद स्पीकर पे रखा हुआ है अपना फोन ना, अगर आप स्पीकर की जगह फोन वाली सेटिंग में जाएंगे तो शायद आपका प्रश्न ठीक से हम लोग सुन पाएंगे। कैसे करना मुझे? आपने अगर स्पीकर ऑन किया है ना तो स्पीकर पे ना डालिए। स्पीकर का मतलब है फोन का स्पीकर ऑन किया हुआ है। आपने फोन का स्पीकर तो ऑन नहीं किया है विमल? हेलो विमल। सर, विमल जी का जो भी प्रश्न होगा, ये यूनिवर्सिटी में ही पढ़ते हैं, ये मैं इनको आपका रूम का एड्रेस बता दूंगा, ये आपसे पर्सनली मिलके किसी दिन आएंगे, तो मुझे लगता है हमें प्रोग्राम जारी रखना चाहिए। ठीक है, ठीक है। विमल, आप मुझे कल फोन करके किसी भी समय मिल सकते हैं। आपकी समस्या जो होगी या प्रश्न होगा उसका समाधान मैं विश्वविद्यालय में ही कर दूंगा। अन्य कोई प्रश्न है तो पूछें। सर, शालू देवी पूछ रहे हैं कि क्या एक टीचर भी एक राइटर का काम कर सकते हैं एग्जाम के दौरान? बिल्कुल, जो नियम मैंने बताया अभी, वो नियम है कि यदि एग्जामिनेशन लेने वाली एजेंसी
यानी कि विश्वविद्यालय, स्कूल, कॉलेज या कोई भी नौकरी से जुड़ा जो एग्जाम है या नेट सेट का है, अगर वो राइटर नहीं देते हैं तो आप किसी को भी राइटर बना सकते हैं। और लेकिन मुझे लगता है, अब जैसे मैं यूनिवर्सिटी में हूं, पढ़ाता हूं, मैं किसी विद्यार्थी के लिए राइटर बनूं, ये नैतिक रूप से सही नहीं है। तो एक टीचर के लिए नैतिक रूप से सही नहीं है। वो उस टीचर को चाहिए कि वो अपने किसी विद्यार्थी को मोटिवेट करे कि तुम किसी ब्लाइंड या किसी लोकोमोटर डिसेबिलिटी वाले जो हाथ से नहीं लिख सकता है, उस बच्चे के लिए राइटर का काम तुम करो। तो टीचर को नैतिक रूप से अगर लगता है कि राइटर नहीं बनना चाहिए तो मुझे लगता है उचित होगा। इसमें एक मैं नियम और बता देता हूं जो अभी नहीं बताया था कि जैसे 10th क्लास का बच्चा है या 9th क्लास का बच्चा है या 8वीं का है या 7वीं का है, अगर वो एग्जामिनेशन कंडक्टिंग एजेंसी या स्कूल राइटर दे भी रहा है तो उसकी मिनिमम क्वालिफिकेशन मैट्रिक होगी, यानी कि वो 10th पास ही होना चाहिए। 10th पास से कम। नरेश राव, अपना प्लीज बंद करो। नरेश म्यूट करो। नरेश तेरा तो नहीं हो रहा? नरेश की आवाज गूंज रही है, इसको म्यूट करो। हाँ, तो यदि कोई 10वीं क्लास का बच्चा है तो उसके लिए 10वीं का राइटर हो सकता है, लेकिन अगर दूसरी तीसरी क्लास का राइटर भी, दूसरी तीसरी क्लास का एग्जाम में राइटर की जरूरत पड़ती है तो वो राइटर कम से कम 10th पास होगा। यानी कि ऐसा नहीं है कि एग्जामिनेशन स्कूल जो है राइटर प्रोवाइड कर रहा है और 5वीं क्लास के बच्चे के लिए वो 4थी क्लास का राइटर दे दे, ऐसा नहीं हो सकता है। राइटर की मिनिमम क्वालिफिकेशन चाहे इंस्टीट्यूट दे चाहे बच्चा खुद लेकर के आए, मिनिमम मैट्रिकुलेट या 10th होनी चाहिए। कोई अन्य प्रश्न? सर, कृष्णा यादव पूछ रहे हैं कि हिमाचल में हायर एजुकेशन जैसे सब डिसेबल बच्चों के लिए फ्री है, तो क्या जो हिमाचली बोनोफाइड नहीं है, दूसरी स्टेट से जो बिलोंग करते हैं, क्या उनके लिए भी वो चीज इम्प्लीमेंट होता है या कि सिर्फ हिमाचलियों के लिए होता है? देखिए, हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट में जो मेरी जनहित याचिका थी, यानी कि उसका जो उसके नतीजे के तौर पर ये सुविधा जो है हिमाचल में पढ़ने वाले लोगों को दी गई है। उसमें बोनाफाइड हिमाचली या नॉन बोनाफाइड ऐसा कुछ भी जिक्र नहीं है। जो भी विद्यार्थी यहाँ पर इनरोल्ड है हिमाचल प्रदेश में, किसी भी शिक्षण संस्थान में रेगुलर, प्राइवेट या दूरवर्ती शिक्षा के, यानी कि इंटरनेशनल सेंटर फॉर डिस्टेंस एजुकेशन के जो कि हमारा एक डोल है, उसके माध्यम से जो भी पढ़ाई कर रहा है उन सभी के लिए शिक्षा निशुल्क है। इसमें कोई ऐसा प्रावधान नहीं है कि नॉन हिमाचली के लिए ऐसी सुविधा नहीं है। हिमाचल में यदि वो पढ़ रहा है किसी शिक्षण संस्थान में और वो राज्य सरकार का है तो उसमें फ्री है। इसमें सेंट्रल यूनिवर्सिटीज, NIT ये इसमें नहीं आते हैं। कोई अन्य प्रश्न? सर, उषा ठाकुर जी पूछ रहे हैं कि क्या वोकेशनल एजुकेशन भी डिसेबल बच्चों के लिए फ्री है? आपने बहुत अच्छा सवाल किया उषा ठाकुर जी। आपका सवाल इतना अच्छा है कि मुझे लगता है कि इस पर और काम होना चाहिए। हाई कोर्ट ने वोकेशनल और प्रोफेशनल इंस्टीट्यूशंस में भी फ्री एजुकेशन करने का आदेश दिया था, लेकिन दुर्भाग्य है कि अभी तक हमारी हिमाचल प्रदेश सरकार के टेक्निकल और मेडिकल एजुकेशन ने, जो डिपार्टमेंट है इनके, डिपार्टमेंट ऑफ टेक्निकल एजुकेशन और डिपार्टमेंट ऑफ मेडिकल एजुकेशन, उसमें इन्होंने ये लागू नहीं किया है। यानी कि जो डिप्लोमा कोर्सेज हैं इंजीनियरिंग के, जो नर्सिंग कोर्सेज हैं, जो इंजीनियरिंग कॉलेजेस हैं यूनिवर्सिटी के बाहर के, यूनिवर्सिटी के नहीं, यूनिवर्सिटी के बाहर के, जो हमारी यूनिवर्सिटी में भी इंजीनियरिंग कॉलेज है, तो और जो MBBS है या जो कोर्स फार्मासिस्ट के होते हैं, इसमें फीस ली जा रही है। मैंने बहुत तलाश किया कि कोई भी एक स्टूडेंट हमें ऐसा मिल जाए जो कि जिसका लेटर हाई कोर्ट को जा सके कि मुझसे फीस ली गई है और ये हाई कोर्ट का ये आदेश है, लेकिन कोई भी इसके लिए तैयार नहीं हुआ। यदि आपको किसी की जानकारी है या आप स्वयं कोई प्रोफेशनल या वोकेशनल कोर्स कर रही हैं या करना चाहती हैं तो कृपया मैसेज बॉक्स में अपना संदेश छोड़ दें, हम आपसे संपर्क करेंगे। सर, इसी से मिलता जुलता एक और प्रश्न है
नीरज मेहरा जी का। ये कह रहे हैं कि जेबीटी के जितने भी ट्रेनिंग सेंटर है हिमाचल में, वहां पे डिसेबल स्टूडेंट से फीस ली जाती है। और इसी से मिलता जुलता एक और क्वेश्चन है निखिल चौधरी जी का। ये भी कह रहे हैं कि जितने भी प्राइवेट कॉलेज जो एचपी यूनिवर्सिटी से एफिलेटेड है, वहां पे भी डिसेबल बच्चों की फीस लगती है। देखिए, पहले निखिल का प्रश्न लेता हूं मैं। ये जो आदेश दिए गए हैं, यानी कि गवर्नमेंट जो कोई भी कोर्ट जिम्मेवारी डालती है सोशल वेलफेयर की या वेलफेयर की समाज के लिए, वो गवर्नमेंट के इंस्टीट्यूशंस पर ही डाली जाती है, यानी कि सरकार पर डाली जाती है। तो सरकारी शिक्षण संस्थानों में फीस बिल्कुल माफ होनी चाहिए। और जो प्रोफेशनल और वोकेशनल, जो इंजीनियरिंग कॉलेज, मेडिकल कॉलेज, नर्सिंग या जो पॉलिटेक्निक है, इनको छोड़ करके सब में फ्री हो भी गई है। और लेकिन प्राइवेट इंस्टीट्यूशन के लिए ऐसा आदेश नहीं है। तो जो प्राइवेट कॉलेजेस हैं उनमें फीस ली जा रही है और इसके लिए हाई कोर्ट ने कोई रिलीफ नहीं दिया है। जो दूसरा प्रश्न है कि जेबीटी में फीस ली जा रही है, मैसेज बॉक्स में आप अपना नंबर और डिटेल थोड़ी लिखें और फीस आपसे नहीं ली जाएगी, ये हम इंश्योर कर लेंगे, क्योंकि ये हाई कोर्ट के आदेशों का सरासर उल्लंघन है। और समस्या यहां पर आती है कि लोग बात तो कहते हैं, शिकायत तो करते हैं कि हमसे फीस ली गई है, लेकिन सामने आने को तैयार नहीं होते हैं कि हमें नुकसान हो जाएगा, हमें वहां पर जो है टॉर्चर किया जाएगा, तरह तरह की बातें। तो हमारे पास जब तक कोई एग्जाम्पल नहीं है तब तक हम उस काम को नहीं कर पाएंगे। तो यदि कोई सामने आता है तो हम पूरी तरीके से हाई कोर्ट के आदेश लागू कराने के लिए 100% कमिटेड हैं। आप अपना संदेश हमें मैसेज बॉक्स में लिख दें। हाँ सर, बिमल जी पूछ रहे हैं कि अगर हमें एमफिल और पीएचडी करनी है तो एक सहायक हमें मिल जाता है, तो क्या उस सहायक को हम अपने साथ रख सकते हैं? इससे संबंधित अगर कुछ सहायक से मतलब तो मुझे नहीं समझ में आया। यहाँ तो स्क्राइब का है फैसिलिटी। स्क्राइब का मतलब है जो किसी व्यक्ति का जो हाथ से नहीं लिख पाता है, चाहे किसी भी डिसेबिलिटी से, उसको एक स्क्राइब की फैसिलिटी है, वो फैसिलिटी तो मिलती है। यदि अगर एग्जामिनेशन लेने वाला नहीं दे रहा है तो वो छात्र या छात्रा खुद ला सकती है। लेकिन सहायक साथ रखने के लिए मिलना, ये विमल जी कल आप मुझसे एक बार मिलेंगे या मुझे फोन करेंगे तो मैं आपको इस बारे में पूरा स्पष्टीकरण दे दूंगा। मैं देख रहा हूं कुछ विशाल गुप्ता जी ने भी सुरेंद्र कोई प्रश्न पूछा है। हाँ, ये पूछ रहे हैं सर, जो न्यूरो से रिलेटेड जो डिसऑर्डर है, डिसेबिलिटी है, क्या वहां पे परसेंटेज कोई अलग से मेजर की जाती है? किस चीज की परसेंटेज? रिजर्वेशन डिसेबिलिटी की? हाँ जी। नहीं, वो 40 to 100% ही होती है डिसेबिलिटी की जो परसेंटेज है। जो लीगल स्टेटस टू अटेन डिसेबिलिटी, मतलब लीगल स्टेटस जो अटेन करना है आपको कि आप एक यू आर ए पर्सन विद डिसेबिलिटी, तो मिनिमम 40% आपका होना चाहिए और अप टू 100%। तो 40 to 100% का ही स्केल है। लेकिन मुझे लगता नहीं है कि इनका प्रश्न हम समझ पा रहे हैं, क्योंकि ये बड़े सुलझे हुए और बड़े विद्वान व्यक्ति है, मैं जानता हूं इनको। श्रीवास्तव जी 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 ना, अलग से रिजर्वेशन इन्होंने डिफाइन किया है। जो न्यूरो वाले हैं उनके लिए अलग से रिजर्वेशन है विद इन द रिजर्वेशन फॉर डिसेबिलिटी। व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ रिजर्वेशन? वही मैं जानना चाह रहा था कि परसेंटेज स्मॉल परसेंटेज है। आप मुझे लगता है कि जॉब की बात कर रहे हैं, एजुकेशन। मैं जॉब की बात कर रही हूँ। जॉब की बात अभी जॉब के लिए भी अभी नेक्स्ट सेगमेंट बस अभी शुरू कर रहा हूँ जॉब के लिए, तब मैं आपका ये प्रश्न कवर कर लूंगा। ओके, थैंक यू। यदि डॉक्टर सुरेंद्र यदि कोई प्रश्न नहीं है तो हम एजुकेशन की बात कर लें, ये जो एम्प्लॉयमेंट की। यही थे सर, अभी तो कोई भी प्रश्न नहीं है। ठीक है, जिन्होंने प्रश्न पूछा उन सभी का जो है धन्यवाद, क्योंकि शिक्षा हमारे लिए जीवन यापन। हाँ, हेलो, कोई और प्रश्न है? श्वेता। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर। मेरा क्वेश्चन था कि जो कॉलेजेस में स्टूडेंट्स पढ़ते हैं उनको जैसे आज तक भी नहीं पता होता है इन राइट्स के बारे में, तो कोई टीचर होते हैं इसके लिए, या कैसे वो पता करें अगर कॉलेज में नहीं पता है कि स्कॉलरशिप्स कैसे मिलते हैं? हिमाचल प्रदेश में जो डिपार्टमेंट ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट है,
वही अपने आप में मोस्ट इनसेंसिटिव है। ये सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग जो हिमाचल प्रदेश सरकार का जो नोडल डिपार्टमेंट है, इसका काम है जो काम हम कर रहे हैं उमंग फाउंडेशन के तौर पे फ्री में कर रहे हैं। हमारे पास कोई प्रोजेक्ट नहीं है, हम समाज को जागरूक करना चाहते। ये काम सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग का है, ये काम शिक्षा विभाग का है, ये काम स्टेट डिसेबिलिटी कमिश्नर का है, ये काम स्टेट ह्यूमन राइट्स कमीशन का है। All these, I am sorry to say, all these institutions have failed to perform their duties. ये सरकार के ये सारे विभाग अपनी ड्यूटी करने में निकम्मे हैं, नाकाम साबित हुए हैं। इनको कोई जरा सी भी शर्म नहीं है और इनके सामने इनको कन्फ्रंट करने के लिए मैं देखता हूं उमंग फाउंडेशन के अलावा कोई आता ही नहीं है। लोग इतना डरते हैं सरकारी विभागों से कि बोलते नहीं है। और ये फीडबैक भी मुझे मिल रहा है कि हम अपने वेबिनार के बारे में जब सूचनाएं देते हैं, जो स्टूडेंट विद डिसेबिलिटीज हैं, जो आज मैंने किसी बच्चे से बात कर रहा था, उसने कहा कि हम पीडब्ल्यूडी बच्चों को जब ये मैसेज करते हैं तो वो कहते हैं इन फालतू कामों के लिए हमारे पास समय नहीं है, हमें तो स्कूल कॉलेज और यूनिवर्सिटी में पढ़ाई करनी है। तो ऐसे वातावरण में अपनी लड़ाई जब तक बच्चे या विद्यार्थी खुद नहीं लड़ेंगे या उनके पेरेंट्स नहीं लड़ेंगे, हम उनकी लड़ाई इंडिविजुअल बेसिस पे नहीं लड़ सकते। हम एक माहौल बना सकते हैं। अभी तक भी जितना माहौल बनाया, ये पूरे देश में वातावरण बनाने में पढ़ाई और रोजगार के लिए उमंग फाउंडेशन ने हिमाचल को अग्रणी श्रेणी में खड़ा कर दिया है। लेकिन हम हर इंडिविजुअल के घर जाकर के उसकी मदद नहीं कर सकते। कॉलेज और यूनिवर्सिटी और जो स्कूल्स हैं, इसमें संवेदनशीलता की टीचर्स में, प्रिंसिपल्स में निहायत कमी है। यानी कि अभी मैं एजुकेशन के बाद जब एम्प्लॉयमेंट पे आऊंगा, तो आज जो मैंने एक जो है बहुत बड़ा मुद्दा उठाया है, वो डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन यानी डायरेक्टर एजुकेशन के लेवल पर इतनी ज्यादा असंवेदनशीलता है, जो कि मुझे कहने में बिल्कुल शर्म नहीं है, आपराधिक किस्म की। यानी कि उनके अगेंस्ट कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट हो सकता है। इस लेवल की जब डायरेक्टर एजुकेशन में जब इतनी संवेदनशीलता की कमी है कि उनको कल को जेल हो सकती है, तो हम एक अध्यापक से, एक प्रिंसिपल से, एक प्रोफेसर से क्या उम्मीद करेंगे। तो ये मुहिम बच्चों को खुद चलानी है, उनके पेरेंट्स को खुद चलानी है, और हमें सरकारी एजेंसियों को मजबूर कर देना है कि वो हमारी बात सुने और कानून को लागू करें। मुझे लगता है श्वेता, तुम्हारे प्रश्न को मैंने ज्यादा विस्तार से जो चर्चा कर ली। अब हमें एजुकेशन के पॉइंट पर आना चाहिए। सर, एक अंतिम प्रश्न है एजुकेशन से रिलेटेड। दिनेश तिमान जी पूछ रहे हैं कि डिसेबल स्टूडेंट्स के लिए कौन कौन सी स्कॉलरशिप जो है वो मिलती है। हाँ, ये बहुत अच्छी बात की। देखिए, हिमाचल प्रदेश में एक स्कॉलरशिप मिलती है, और उस स्कॉलरशिप के लिए जिस स्कूल में, जिस कॉलेज में, जिस विश्वविद्यालय में 40% या उससे ज्यादा जो है विकलांगता वाला कोई भी बच्चा है, वो अपने स्कूल के प्रिंसिपल से या यूनिवर्सिटी में जो उसका डिपार्टमेंट है, उस शैक्षणिक विभाग से वो एक फॉर्म मिलता है, जो नेट पर भी अवेलेबल है, या तहसील वेलफेयर ऑफिसर, डिस्ट्रिक्ट वेलफेयर ऑफिसर के पास से भी मिल जाता है। वो फॉर्म लेकर के, भर करके, और उसके दस्तखत और स्टैंप उसके ऊपर लगवा करके उसको तहसील या डिस्ट्रिक्ट वेलफेयर ऑफिसर के पास जमा करता है। तो वो उसमें स्लैब बनी है, उसके अनुसार उसको 10 महीने की, 1 वर्ष में 10 महीने का हमें शैक्षणिक सत्र मानते हैं, तो 10 महीने की स्कॉलरशिप उसको मिल जाती है। और यदि वो हॉस्टल में रहता है तो हॉस्टल के वार्डन के दस्तखत और उसकी मोहर लगा करके वो फॉर्म जो है जो डिस्ट्रिक्ट वेलफेयर ऑफिसर या फिर तहसील वेलफेयर ऑफिसर है उसके पास जमा किया जाता है। तो उसमें उसके बाद फिर उसको स्कॉलरशिप लग जाती है। लेकिन नेशनल स्कॉलरशिप्स भी हैं, और लेकिन उसके साथ शर्त ये है कि यदि आप कोई भी एक स्कॉलरशिप ले रहे हैं तो दूसरी स्कॉलरशिप नहीं ले सकते हैं। यानी कि कोई आपने यदि स्टेट गवर्नमेंट की स्कॉलरशिप, जो देश भर में सबसे ज्यादा है, हिमाचल प्रदेश का में जो स्कॉलरशिप का रेट है वो हाईएस्ट है। पहले यूनिवर्सिटी लेवल पर 500-600 रुपए की स्कॉलरशिप थी। मेरी जनहित याचिका पर 2015 में हाईकोर्ट ने उसको बढ़ा करके 3000 कर दिया, 3000 रुपए प्रति माह। और उसके बाद उसमें जो है जयराम ठाकुर गवर्नमेंट ने
उसको 25% और बढ़ा दिया। तो अभी हॉस्टल में रहने वाले जो विद्यार्थी हैं यूनिवर्सिटी और कॉलेज के, उनको 3750 रुपए पर मंथ स्कॉलरशिप दी जाती है। ये स्कॉलरशिप का रेट है। तो इस प्रकार से लेकिन जो नेशनल स्कॉलरशिप है वो काफी कम है। तो मुझे लगता है कि नेशनल स्कॉलरशिप जो लेंगे उनको स्टेट स्कॉलरशिप नहीं मिल पाएगी, तो स्टेट स्कॉलरशिप ऑप्ट करनी चाहिए। अब मुझे लगता है डॉक्टर सुरेंद्र की मैं एजुकेशन की तरफ आऊं, एजुकेशन से क्योंकि समय हमारे पास अब कम रह गया। सर आपका माइक म्यूट हो गया है। सर अनम्यूट कर लीजिए अपने आप। भारत के संविधान ने किसी भी नागरिक को कोई भी व्यवसाय अपनाने का अधिकार दिया है। कोई भी व्यवसाय, कोई खेती करना चाहता है, कोई नौकरी करना चाहता है, कोई अपना बिजनेस करना चाहता है, कोई डॉक्टर, इंजीनियर, क्लर्क, क्लास 4, फॉरेस्ट गार्ड, डीएफओ, जो कुछ भी बनना चाहता है उसको बनने का उसकी क्षमता के अनुसार अधिकार दिया है। इसमें ऑन द बेसिस ऑफ डिसेबिलिटी, यानी कि डिसेबिलिटी के आधार पर उसको सिर्फ इसलिए नहीं रोक दिया जाएगा कि वो इस पर्टिकुलर डिसेबिलिटी वाला है। हाँ, इसमें क्षमताओं का कुछ ना कुछ आकलन किया गया है, जैसे कि कुछ विभाग ऐसे हैं जिसमें कि पर्सन विद डिसेबिलिटीज नहीं ज्वाइन कर सकते हैं, जैसे कि सेना या हमारी जो फोर्सेस, डिफेंस फोर्सेस हैं, आर्मी, एयरफोर्स, नेवी, क्योंकि उसमें फिजिकल फिटनेस भी चाहिए और फिटनेस तो हमारे पर्सन विद डिसेबिलिटीज में भी चाहिए, लेकिन जिस प्रकार की फिटनेस आर्मी में चाहिए या जिस प्रकार की फिटनेस हमारी पुलिस में चाहिए, जिस प्रकार की फिटनेस ड्राइवर में चाहिए, चाहे वो ड्राइवर ट्रेन का हो, चाहे वो ड्राइवर किसी टैक्सी बस का हो, या वो ड्राइवर या वो पायलट हो, तो उस प्रकार की सेवाओं से इनको में शामिल न किए जाने के प्रावधान है। अन्य सभी के लिए एक प्रावधान है कि भारत सरकार की जो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है, कॉम्पिटेंट अथॉरिटी का मतलब है जो सक्षम अधिकारी है, वो एक समूह होता है, कमेटी होती है, तो वो तय करता है कि किस पोस्ट पर कौन सी डिसेबिलिटी के लोग काम करने के लिए उपयुक्त हैं। सक्षम अधिकारी भारत सरकार की कोई 2500 पेजेस की, अभी मैं देख रहा था क्योंकि एक मामला अभी मैंने उठाया है, आज ही उठाया है, उसके लिए मैं ढूंढ रहा था तो वो मुझे 2500 से ज्यादा पेजेस की पीडीएफ मिली। यानी कि 2500 पेजेस में भारत सरकार ने बिल्कुल विस्तार से, बहुत बारीकी से तय किया है कि किस पद पर किस डिसेबिलिटी के लोग काम कर सकते हैं। उसमें उनकी क्षमता के अनुसार उनकी पोस्टें चिन्हित की गई हैं। इसके अलावा यदि उसमें पोस्ट चिन्हित है भारत सरकार की उस सूची में, तो वो व्यक्ति वो नौकरी में जा सकता है। उसको उस विकलांगता के आधार पर उसके साथ भेदभाव नहीं किया जा सकता है कि तुम्हें ये नौकरी नहीं दी जाएगी। तो सबसे पहली बात ये कि नौकरी में उन पोस्ट पर जिनको की गवर्नमेंट ने सक्षम प्राधिकरण ने भारत सरकार के जो है वो जो है आइडेंटिफाई किया है, उसमें और लगभग वही पोस्ट राज्य सरकारों ने भी अपना ली हैं, उसी को मॉडल मान करके। तो उन पोस्ट पर वो लोग नौकरी में जा सकते हैं। फिर जो लोग नौकरी में जा सकते हैं उनके लिए आरक्षण का प्रावधान भी है। 4% आरक्षण उसमें दिया गया है, 4% आरक्षण। और उस 4% आरक्षण में ब्लाइंडनेस, डेफनेस, लोकोमोटर डिसेबिलिटीज और मल्टीपल डिसेबिलिटीज भी आ जाती है उसमें, जिसमें इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी, एसिड अटैक, ये सारे शामिल हैं। जो श्री विशाल गुप्ता जी का प्रश्न था वो इससे संबंधित है। मैं यहाँ पर उनके ध्यान में और बाकी सभी के ध्यान में लाना चाहता हूं कि जो 4% आरक्षण है वो 1995 वाले एक्ट में 3% था। तो 3% आरक्षण में जो लोग स्लो लर्नर्स हैं, जो इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी के हैं, जो ऑटिस्टिक हैं, उनके लिए उस कानून में आरक्षण का प्रावधान नहीं था। तो अब नौकरी में 1% आरक्षण जिनको दिया गया है उसमें ऑटिस्टिक बच्चे भी हैं, उसमें सेरिब्रल पॉल्सी भी है, उसमें अन्य भी आते हैं, लेकिन वो ब्लाइंड
डेफ और लोकोमोटर डिसेबिलिटी को, क्योंकि उनका परसेंटेज ज्यादा होता है तो 1-1% उनको है, और जो बाकी डिसेबिलिटीज हैं उसमें 1% आरक्षण से वो कवर हो जाएंगे। लेकिन कुछ जो ब्लड डिसऑर्डर्स हैं, जेनेटिक ब्लड डिसऑर्डर्स हैं, जैसे कि थैलेसीमिया है, हीमोफीलिया है, स्नोफीलिया आदि आदि, उनको जो है पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज तो माना गया है। उनको शिक्षा में तो सब प्रकार की सुविधाओं का राइट है, लेकिन उनको नौकरियों में आरक्षण नहीं दिया गया है। यानी कि जो थैलेसेमिक बच्चे हैं, कल को वो 18 या 21 साल की उम्र होने पर नौकरियों में आरक्षण के पात्र नहीं होंगे। ये मुद्दा भी हमें उठाना चाहिए, और भविष्य में हम जल्द ही इस मुद्दे को भी हाई कोर्ट के सामने उठाएंगे। विशाल जी, यदि कोई अन्य इसमें क्लैरिफिकेशन आपको चाहिए हो तो कृपया पूछें। प्लीज श्रीवास्तव जी, बिल्कुल ठीक है, मेरे को बिल्कुल ठीक है आपका जो आपने किया डिस्क्राइब। मैं विशाल जी के बारे में बताता हूँ। ये स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में बहुत सीनियर पोस्ट पर थे और इन्होंने वीआरएस ले ली थी। इनका एक बेटा ऑटिस्टिक है और वो कंडाघाट कॉलेज में है। इनसे मेरा संपर्क तब आया जब वहां की प्रिंसिपल ने कुछ उनको अड़चन डाली, उसको एक्स्ट्रा टाइम देने या उसको स्क्राइब की फैसिलिटी देने के लिए, तब इनके साथ संपर्क आया। और बहुत अच्छे और समझदार हैं और हर प्रकार से उमंग फाउंडेशन के साथ सहयोग करने के लिए भी इनका कमिटमेंट है। मैं धन्यवाद करता हूं विशाल जी का। अन्य भी मैं आपके ध्यान में लाना चाहता हूं कि 40% से 100% डिसेबिलिटी का जो प्रावधान है, जो एक्ट में है, उसमें कोई बीच में रुकावट नहीं डाली जा सकती है कि आप 40% वाले को लेंगे, आप 60% वाले को नहीं लेंगे, आप 100% वाले को बिल्कुल नौकरी नहीं देंगे। जो राइट 40% का है वही राइट 100% का है। इसमें ऐसा नहीं हो सकता है कि एक व्यक्ति जो है आप इस आधार पर उसको डिनाई कर दें कि इसकी परसेंटेज ऑफ डिसेबिलिटी इतनी है। जो 4% आरक्षण की बात है नौकरियों में, वो आरक्षण थोड़ा सा, इसको मैं ज्यादा गहराई से समझाऊंगा क्योंकि आम सामान्य लोग इसको समझ नहीं पाते हैं। वो सोचते हैं कि जैसे आरक्षण एससी और एसटी, ओबीसी उनके लिए है, उसी प्रकार का आरक्षण जो है पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज के लिए 4% है। यानी कि हम सपोज करें कि 7%, मैं बिल्कुल एग्जैक्ट बात नहीं कर रहा हूं, सिर्फ एग्जाम्पल के लिए, 100 में से 7 पोस्ट अगर हम एससी को देते हैं, 5 पोस्ट अगर हम शेड्यूल ट्राइब को देते हैं, 2 पोस्ट हम जो है मान लिया ओबीसी को देते हैं, 7, 5, 12 और 2, 14 पोस्टें हमने 100 में से इन रिजर्वेशन को दे दी, और 100 में से 4 पोस्ट हमें देनी पड़ेगी पीडब्ल्यूडी यानी पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज को। सामान्य व्यक्ति ऐसे सोचता है, तो 7, 5, 12 प्लस 2, 14 और 4, 18, 100 में से 18 सीटें सामान्य व्यक्ति सोचता है कि डिसेबल्ड जो 100 में से 18 सीटें उनको चली जाएंगी। ऐसा नहीं है। ये जो रिजर्वेशन है, हम इसको तकनीकी भाषा में कहते हैं रिजर्वेशन विद इन रिजर्वेशन। यानी कि ये रिजर्वेशन वर्टिकल नहीं है, ऊर्ध्वगामी नहीं है, क्षितिजगामी है। ऊर्ध्वगामी और क्षितिजगामी भी थोड़े से टफ शब्द हैं, कठिन है, क्लिष्ट है। इनको मैं ऐसे बताता हूं कि जैसे 100 में से 7% आरक्षण देना है, मान लिया एग्जाम्पल के तौर पे, एग्जैक्ट नहीं है ये, 7% आरक्षण हमने शेड्यूल ट्राइब को दिया, ये इसको शेड्यूल कास्ट को दिया, और 5% हमने शेड्यूल ट्राइब को दिया, ये 12% आरक्षण हमने दे दिया। तो 4% आरक्षण उसमें जोड़ा नहीं जाएगा। ये जो हमने 12% आरक्षण दे दिया और बाकी आरक्षण जो है, बाकी सीटें जो है वो जो है जनरल कैंडिडेट्स के लिए हैं। तो 7 और 5, 12 और जितने भी जनरल कैंडिडेट हैं उनमें ही ये 4% आरक्षण डिवाइड हो जाएगा, ओवर एंड अबव नहीं होगा, अलग से नहीं होगा। तो इसका मतलब यह है कि जो सीट एससी के लिए ईयर मार्क हो गई, रोस्टर में शेड्यूल कास्ट को जानी है, कोई सीट शेड्यूल ट्राइब को जानी है, कोई पोस्ट ओबीसी को जानी है, और बाकी पोस्ट जनरल को चली जाएंगी। तो ये रोस्टर सबसे पहले एससी, ओबीसी, एसटी का रोस्टर और जनरल का ये लागू कर दिया जाएगा। फिर उसके बाद पीडब्ल्यूडी का रोस्टर उसमें अप्लाई होगा। तो वो पोस्ट जहां पर फिट हो जाएगी, क्योंकि पीडब्ल्यूडी या पर्सन विद डिसेबिलिटीज एससी भी हो सकता है, ओबीसी भी हो सकता है,
शेड्यूल ट्राइब भी हो सकता है और जनरल कैंडिडेट भी हो सकता है, क्योंकि वो कोई कास्ट नहीं है, वो अक्रॉस कास्ट एंड कम्युनिटीज है। तो यदि कोई पोस्ट एससी को गई है और रोस्टर में वो पोस्ट पीडब्ल्यूडी को चली गई है, तो एससी प्लस पीडब्ल्यूडी उसके लिए पात्र होगा। तो इस प्रकार से हमारा रिजर्वेशन का जो रोस्टर जो है वो लागू होता है। और इसमें जो है अभी सुप्रीम कोर्ट ने 2 जजमेंट दिए हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण जजमेंट है, जिसमें कहा गया है कि जो आरक्षण का प्रावधान है वो प्रमोशन में भी लागू किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने राइट्स ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज एक्ट को इस प्रकार से इंटरप्रेट किया है कि जब हम नौकरियों में आरक्षण देते हैं तो उसमें प्रमोशन में आरक्षण अंतर्निहित है, इनबिल्ट है, उसी में शामिल है। तो ये अभी तक पूरी तरीके से लागू नहीं हुआ है, लेकिन ये आने वाले समय में ये लागू हो जाएगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने बिल्कुल स्पष्ट कहा है कि प्रमोशन का भी पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज यानी विकलांग जनों को प्रमोशन का भी पूरी तरीके से अधिकार है। तो ये मोटे तौर पर ये बात है। अभी एक केस जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आज मैंने जो है मीडिया में लाया है। 3-4 दिन पहले मैंने स्टेट डिसेबिलिटी कमिश्नर को एक पत्र लिखा था। स्टेट डिसेबिलिटी कमिश्नर यानी राज्य विकलांगता आयुक्त का ऐसा पद है जो राइट्स ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज एक्ट में बहुत महत्वपूर्ण है। वो विकलांग जनों की समस्याओं के समाधान के लिए एक ऐसी कोर्ट है जिनके पास अर्ध न्यायिक शक्तियां हैं, क्वासाई जुडिशियल पावर्स हैं उनके पास। तो उनके पास मैंने एक शिकायत दर्ज कराई है। उस शिकायत में कहा गया है कि अभी यहां पर स्कूल लेक्चरर की कुछ पोस्ट निकली थी। स्कूल लेक्चरर की पोस्ट में हमारे डायरेक्टर हायर एजुकेशन ने, आप मानसिकता देखिए, एक डायरेक्टर हायर एजुकेशन है वो निकाल रहा है पोस्ट, उनके दस्तखत से निकली है। उसमें कहा गया है कि जो स्कूल लेक्चरर है वो 60% यानी 60% से ज्यादा दृष्टिबाधित या 60% से ज्यादा श्रवण बाधित, यानी कि उसकी डेफनेस या उसकी ब्लाइंडनेस नॉट मोर देन 60% होनी चाहिए। ये बिल्कुल इलीगल है, गलत है, मनमाना है। कानून और सुप्रीम कोर्ट और हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट के जो नियम और आदेश हैं उनका सरसरी तौर पर, खुले तौर पर उल्लंघन है। मुझे ये कहने में कोई संकोच नहीं है कि डायरेक्टर हायर एजुकेशन ने बिल्कुल इलीगल काम किया है और उनको ये नोटिफिकेशन, ये ऐड 100% वापस लेना ही पड़ेगा। इसका कारण क्या है? इसका कारण यह है कि हमारा जो राइट्स ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज एक्ट है, जब आप इसमें जाते हैं तो इसमें कहीं पर भी नहीं लिखा है कि किस डिसेबिलिटी को कितने % होना चाहिए इस नौकरी के लिए। इसमें ये जो एक्ट है हमारा, इसी एक्ट के में जो भी प्रावधान है उसका लाभ लेते हुए हमारे जो भारतीय प्रशासनिक सेवा है, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस है, इसमें 100% 100% ब्लाइंड लोग इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस में जाकर के आईएएस के पद पर काम कर रहे हैं। इंडियन फॉरेन सर्विस यानी विदेश सेवा भारतीय जो इतनी प्रेस्टिजियस है कि जो राजदूत बनते हैं, विदेशों में काम करते हैं, भारत का पूरा विदेश मंत्रालय संभालते हैं, वो लोग ब्लाइंड और डेफ हो सकते हैं अप टू 100%। मेरे दोस्त हैं प्रोफेसर रामनिवास प्रोफेसर जो हैं वो कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी से अभी 2 वर्ष पहले सेवानिवृत्त हुए हैं और कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी में इंग्लिश के सीनियर प्रोफेसर और डीन रहे और 100% ब्लाइंड हैं। निखिल जैन डीयू में हैं, डीयू में प्रोफेसर हैं, और भी कई हैं जिनके नाम लेना उचित नहीं है, लेकिन वो ब्लाइंड हैं, बिल्कुल भी नहीं दिखता है, और वो दिल्ली यूनिवर्सिटी में ये लोग प्रोफेसर हैं। सुप्रीम कोर्ट के सीनियर एडवोकेट आरएस रूंगटा, बहुत से लोग हम में से जानते हैं, वो सीनियर एडवोकेट हैं। जब वो सीनियर एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट में डिजिग्नेट किया जाना बहुत ही प्रेस्टिजियस है, और जब वो सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस करते हैं और बहुत सक्सेस स्टोरीज हैं उनकी, उन्होंने जबरदस्त काम किया है डिसेबिलिटी सेक्टर को के जो है अपलिफ्टमेंट के लिए।
तो वो जब वहां पर हाई कोर्ट, ये सुप्रीम कोर्ट में जब प्रैक्टिस करते हैं, जो वो जज भी हैरान हो जाते हैं कि एक ब्लाइंड व्यक्ति, 100% ब्लाइंड व्यक्ति इतना प्रकांड विद्वान कानून का कैसे हो सकता है। और हमारे डायरेक्टर साहब की मानसिकता देखिए, जो आईएएस हो सकता है, यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर हो सकता है, वो राजदूत हो सकता है, वो सीनियर एडवोकेट हो सकता है, वो टीजीटी और स्कूल लेक्चरर नहीं हो सकता है। ये तुगलकी फरमान हमारे एजुकेशन डिपार्टमेंट के डायरेक्टर का है। मैंने ये सारे मामले उठाते हुए स्टेट डिसेबिलिटी कमिश्नर को मैंने एक शिकायत की और आज उस शिकायत को मीडिया को रिलीज किया, क्योंकि हमारा काम शिकायत करके सिर्फ समाधान लेना नहीं है, बल्कि जनता को जागरूक भी करना है और बताना भी है कि कहां पर वो अपनी आवाज उठा सकते हैं। आप में से कोई भी स्टेट डिसेबिलिटी कमिश्नर, यदि आपके राइट्स का वायलेशन हो रहा है, किसी के राइट्स का वायलेशन हो रहा है, तो आप स्टेट डिसेबिलिटी कमिश्नर, हिमाचल प्रदेश सचिवालय, शिमला के पते पर आप लेटर भेज सकते हैं और उसकी कॉपी आप मुझे भी भेज सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर डॉक्टर सुरेंद्र ने दिया है, उस पर उसकी कॉपी व्हाट्सएप कर सकते हैं, क्योंकि मैं एक सामाजिक कार्यकर्ता के नाते, एक ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट के नाते और स्टेट एडवाइजरी बोर्ड ऑन डिसेबिलिटी के एक एक्सपर्ट मेंबर के नाते आपके साथ खड़ा रहूंगा, चाहे आपकी शिकायत छोटी है या कोई शिकायत बहुत बड़ी है। तो ये समाधान करने के लिए मैंने एक लेटर लिखा है और मुझे पूरा विश्वास है कि स्टेट डिसेबिलिटी कमिश्नर उसका संज्ञान लेंगे और उसके ऊपर कार्रवाई करेंगे। आज मेरे ध्यान में एक हमारी बहन है जो कि 100% डेफ है, शायद मैं नाम भूल रहा हूं, पूनम। उनके पतिदेव रजनीश जी ने मुझे फोन किया और हाई कोर्ट का एक जजमेंट भेजा। जो 100% डेफ है हमारी बहन पूनम, उन्होंने जेबीटी के लिए अप्लाई किया था, जैसा कि उन्होंने बताया, और उन्होंने हमीरपुर के रहने वाले हैं और उन्होंने जब अप्लाई किया था तो उसमें 60% डिसेबिलिटी की सीलिंग या क्राइटेरिया नहीं रखा था कि 60% से कम हो, लेकिन बाद में उनको अपॉइंटमेंट देने से इनकार कर दिया कि आपकी तो 60% से कम डिसेबिलिटी नहीं है, ज्यादा है, इसलिए हम आपको अपॉइंट नहीं कर सकते। उसके बाद क्या हुआ कि कोई नोटिफिकेशन निकाल दी कि 60% से ऊपर वाले लोग अपॉइंट नहीं हो सकते हैं जिनकी ब्लाइंडनेस और डेफनेस है। और माननीय उच्च न्यायालय ने उनकी जनहित याचिका पर 24 जुलाई को, अगर मैं डेट्स ठीक बोल रहा हूं, तो आदेश दिए कि इनको अपॉइंटमेंट दिया जाए। और जैसा कि उन्होंने बताया कि अभी तक भी उनको नियुक्ति जेबीटी के पद पर नहीं की गई और दूसरा विज्ञापन निकाल दिया जिसमें पीजीटी में भी वही कानून लागू कर दिया। देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने एक मामले में, जो फरवरी इस साल का मामला है, मैं कानून के बारे में ज्यादा नहीं जानता हूं, कोई लॉ ग्रेजुएट नहीं हूं, लेकिन मैं जजमेंट्स काफी पढ़ता हूं और आर्टिकल्स पढ़ता रहता हूं और यूट्यूब पे काफी मैं लीगल मामले देखता हूं। फरवरी में मैंने एक जजमेंट देखा था जिसमें कहा गया था कि वो मामला जो है कहीं जो है शायद तमिलनाडु का है, जिसमें जुडिशियल सर्विस में, स्टेट जुडिशियल सर्विसेज में, यानी कि जज, सब जज बनने के लिए जो किसी ने जो है अप्लाई किया था, लेकिन उसकी डिसेबिलिटी 50% से ज्यादा थी, तो उसको इनकार कर दिया था कि आपकी हियरिंग डिसेबिलिटी जो है 50% से ज्यादा है, अप टू 50% वाले जज बन सकते हैं। हाई कोर्ट ने भी इसको अपहेल्ड किया, लेकिन जब ये मामला सुप्रीम कोर्ट में गया तो सुप्रीम कोर्ट ने उस पिछले जो फैसले थे उनको जो है निरस्त कर दिया और कहा कि कोई भी व्यक्ति जज भी बन सकता है। सवाल ये नहीं है कि उसकी वो काम कैसे करेगा, काम वो सारा कर सकता है। कोर्ट ने कहा, मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा हूं, उसको सहायक उपकरण और टेक्नोलॉजी दी जाए और वैसा वातावरण बनाया जाए जिसमें कि कोई भी पर्सन विद डिसेबिलिटी पूरी क्षमता के साथ अपना काम कर सके। तो जब सुप्रीम कोर्ट जज बनने के लिए कह सकता है कि 100% ब्लाइंड और 100% जो है वो डेफ, मूक बधिर जज बन सकता है, प्रोफेसर बन सकता है, आईएएस बन सकता है, इंडियन फॉरेन सर्विस में जा सकता है, सीनियर एडवोकेट बन सकता है, तो पीजीटी ऐसी कौन सी, या स्कूल लेक्चरर, इनसे बड़ा पद हो गया कि कोई ये फौज का पद है जिसमें कि कोई ब्लाइंड या डेफ नहीं जा सकता है। ये बिल्कुल डायरेक्टर का कदम, मुझे कहने में कोई संकोच नहीं है कि ये
कानून के बिल्कुल विरुद्ध है और इस पर उनको उनके खिलाफ कार्रवाई होनी ही चाहिए, नहीं तो मैं हाई कोर्ट में जाऊंगा। तो ये मामले मैंने उठाए हैं। तो ये रोजगार के इस प्रकार के अधिकार हैं। एक अधिकार रोजगार का मैं और जिक्र करना चाहता हूँ। ये रचित जी है कोई म्यूजिशियन, ये प्लीज अपना म्यूट कर लें, ठीक है। तो एक और है ट्रांसफर के बारे में। ट्रांसफर के बारे में कोई बहुत स्ट्रिक्ट तो यहाँ पर पॉलिसी नहीं है, लेकिन फिर भी जो है उसमें है कि जिनकी ज्यादा डिसेबिलिटी है उनको जहां तक संभव हो उनके घर के नजदीक रखा जाए, ये है। लेकिन इसका भी पालन कई बार नहीं होता है, तो ये एक और मुद्दा है। तो मेरे ख्याल से मैंने काफी चीजें नौकरी को लेकर के जो है आपके सामने साझा की। कोई प्रश्न है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, उसमें भी जो बातें छूट गई होंगी वो भी आपके सामने आ जाएंगी। और डॉक्टर सुरेंद्र, आप देखिए कुछ प्रश्न आए हुए भी हैं। जी सर, प्रोफेसर जीडी शर्मा जी पूछ रहे हैं कि बेंचमार्क डिसेबिलिटी से रिलेटेड भी काफी पोस्टें जो वो आती है लेकिन नहीं मिल पाते हमें बेंचमार्क डिसेबिलिटी से रिलेटेड डिसेबल, तो वो बेंचमार्क डिसेबिलिटी होती क्या है, इस पे आप थोड़ा सा प्रकाश डालिएगा। बिल्कुल बिल्कुल, ये एक्चुअली जो आईएएस अफसर जो मिनिस्ट्रीज में बैठ करके जो है कानून बनाते हैं, उन कानूनों में लगता है उनको लगता है कि उन्होंने बहुत कुछ बड़ा तीर मार दिया और बड़ा कुछ नया कर दिया। जो हमारा पिछला कानून था राइट्स, ये जो पीडब्ल्यूडी एक्ट यानी कि विकलांग जन अधिनियम, उसमें विकलांगता या डिसेबिलिटी या दिव्यांगता को डिफाइन किया गया था। 40% से अधिक जिसकी विकलांगता होगी उसको हम पर्सन विद डिसेबिलिटी, डिसेबल्ड, दिव्यांग या विकलांग कहेंगे। नए कानून में भी वही बात है, लेकिन उसमें टर्म कर दिया बेंचमार्क डिसेबिलिटी, क्योंकि बेंचमार्क 40% का है। इस किसी की यदि छोटी सी एक उंगली भर कटी है, या किसी का ओंठ कटा हुआ है, या किसी की एक आंख में जो है वो रोशनी नहीं है, एक आंख बुरी तरीके से ठीक है, तो ये लोग डिसेबल्ड तो हैं, लेकिन दे आर नॉट पर्सन विद डिसेबिलिटीज एज पर लीगल डेफिनेशन। तो इसको उन्होंने बेंचमार्क डिसेबिलिटी कह दिया। हाँ, दूसरा जो प्रश्न है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसको लेकर के भी लोगों के मन में शक होता है। जैसे एक पोस्ट निकलती है और कोई अभ्यर्थी, जैसे मान लिया हमारी यूनिवर्सिटी में एक पोस्ट असिस्टेंट प्रोफेसर की निकली, और उस असिस्टेंट प्रोफेसर की पोस्ट के लिए मान लिया बॉटनी में निकली। बॉटनी में असिस्टेंट प्रोफेसर ब्लाइंड के लिए निकली और वो उस पोस्ट पे कोई नहीं आया। दोबारा फिर निकलेगी, उस पर भी कोई नहीं आया। तीसरी बार फिर निकलेगी, लेकिन वो विद इन डिसेबिलिटी, जो 4 प्रकार की डिसेबिलिटी हैं, ब्लाइंडनेस, डेफनेस, लोकोमोटर, मल्टीपल डिसेबिलिटी एंड इंटेलेक्चुअल, ये 4th में आते हैं। तो विद इन डिसेबिलिटी वो पोस्ट ओपन हो जाएगी। वो इन चारों में से कोई भी डिसेबिलिटी का व्यक्ति उस पर अप्लाई कर सकता है। फिर तब भी अगर नहीं मिलता है तो 4th टाइम, जब 4थी बार जब वो पद विज्ञापित होगा तो वो ओपन हो जाएगा, उसमें कोई नॉन डिसेबिलिटी वाला वो पर जनरल को चला जाएगा। तो ये जो है ये प्रावधान है उन लोगों के लिए जहां, मतलब उन कैटेगरीज के लिए जहां पर कोई अभ्यर्थी नहीं मिलते हैं, वो पोस्ट 4थी बार में जाकर के जनरल हो जाती है। कोई अन्य प्रश्न? सर यही प्रश्न नहीं सर, यही थे। प्रमोशन का जो था वो आपने कवर कर लिया था। गुड इवनिंग सर। जानू ठाकुर, कौन बोल रहे हैं? गुड इवनिंग। हाँ जी, हाँ जी, जगदीश जी। सर मेरा यह प्रश्न है सर आपसे, जैसे सर अभी MTW की पोस्टें निकल रही है ना सर। MTW क्या होता है? सर मल्टीटास्क वर्कर। अच्छा जी। तो सर मतलब इसमें इन्होंने दिव्यांग से रिलेटेड तो रखी है, बट सर इसमें मतलब कहा जाता है 60% के ही बच्चे मतलब दिव्यांग इसमें मतलब बढ़ा सकते, बाकी नहीं। तो सर मैं ये पूछना चाहूंगा कि मतलब जैसे ये सर मतलब गलत नहीं हो जाएगा, जैसे किसी का 90 है 80। इसका विज्ञापन मैंने नहीं देखा है। कृपया मेरे नंबर पर, ये नंबर डॉक्टर सुरेंद्र ने दिया है, मैं नंबर एक बार फिर बता देता हूं, मैसेज बॉक्स में देख भी लें, 9418008595।
यस सर। 9418008595 सर। हाँ लेखराज जी लिख लें 9418008595। इस पर ये विज्ञापन या कोई भी आपकी क्वेरी है आप मुझे व्हाट्सएप भी कर सकते हैं और मेरे साथ संपर्क रख सकते हैं। और यदि आप उमंग फाउंडेशन या डिसेबल्ड स्टूडेंट एंड यूथ एसोसिएशन जिसके कन्वीनर हमारे यहाँ पीएचडी स्कॉलर श्री मुकेश कुमार हैं और सबीना जहां हैं, उस ग्रुप इन दोनों ग्रुप्स में आप मेंबर बन जाएंगे तो फ्री मेंबरशिप है। हम तो सेवा के काम में लगे हैं तो उसमें आप कोई भी क्वेरी पूछेंगे डिसेबिलिटी से रिलेटेड। बस एक शर्त है इन ग्रुप्स का मेंबर बनने के लिए कि उसमें गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, दिवाली और ईद की मुबारकबाद, स्वतंत्रता दिवस, जन्माष्टमी इनके मैसेज नहीं भेजने हैं, कोई फूल पत्तियां नहीं भेजनी है, बाबा जी वगैरह के जो उच्च कोटि के हमारे आध्यात्मिक गुरु हैं उनके कोई मैसेज नहीं भेजने हैं, जन्मदिन की मुबारकबाद भी नहीं भेजनी है और चुटकुले भी नहीं भेजने हैं। तो काम की चीजें हैं, ह्यूमन राइट्स, डिसेबिलिटी, कोई विज्ञापन नौकरी के, कोई जो है अपने क्या कहते हैं शिक्षा से, ये सारी चीजें आप उसमें शेयर कर सकते हैं। और कोई भी क्वेरी सर दोबारा नंबर बोलना है अपना। 9418008595 9418008595। ये नमन ने एक प्रश्न पूछा है। नमन अगर आप ऑनलाइन हैं तो एक बार पूछें। नमन। यस सर, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर, मेरा प्रश्न ये था कि जो पर्सन विद डिसेबिलिटीज के लिए पेंशन लगती है हिमाचल में, उसके लिए क्या क्राइटेरिया होगा सर? देखिए जो पेंशन लगती है वो पेंशन सबसे पहली बात जो है डिसेबिलिटी की का जो पेंशन या अलाउंस है वो जो लोग अभी हम जॉब के सेगमेंट में बात कर रहे थे तो जो नौकरियों में है वो पेंशन लागू नहीं होती है, नौकरी वाले को पेंशन की आवश्यकता नहीं है। लेकिन जो लोग नौकरी में नहीं है, बिजनेस में हैं, विद्यार्थी हैं या कुछ भी नहीं करते हैं या खेती करते हैं, उनमें यदि 60 अप टू 69% उनकी डिसेबिलिटी है, 69%, तो उसमें इनकम का क्राइटेरिया है, एक सर्टेन इनकम उसमें चाहिए। यदि 70% और उससे ज्यादा है तो उसमें इनकम का क्राइटेरिया समाप्त हो जाता है। तो ये क्राइटेरिया है इनकम का क्राइटेरिया। शायद मुझे लगता है मुकेश अगर सुन रहे हैं मेरी बात तो आपके ध्यान में होगा कि इनकम का क्राइटेरिया कितना है डिसेबिलिटी पेंशन के लिए। सर कंफर्म करके मैं बता दूंगा नमन को, अभी मुझे एग्जैक्ट याद नहीं। मुझे लगता है कि आई थिंक कि इसका क्राइटेरिया 2.5 लाख रखा था। एक बार मैं इंश्योर करके बता दूं। इंश्योर करना पड़ेगा। ओके सर। विमल जाटव ने पूछा है आरक्षण व अन्य योजनाओं के अभ्यर्थियों का आंकड़े तो विमल अभी नहीं मिल पाएंगे, ये हमें भी सर्च करने पड़ेंगे और ये हमारा आज का विषय भी नहीं है, क्योंकि हम लोगों को वो जानकारी देना चाहते हैं जिनसे उनका सीधे तौर पर लाभ हो, और यदि उनके मन में कोई प्रश्न है तो वो प्रश्न भी पूछें। कोई अन्य अगर प्रश्न है तो अभी भी पूछ सकते हैं। अगर आप लिख सकते हैं मैसेज बॉक्स में तो लिख करके भी पूछ लें, नहीं तो आपके पास माइक है, आप अनम्यूट करें और संक्षेप में अपनी बात पूछ लें। लेखराज जी अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए प्लीज। हाँ लेखराज जी पूछें आप, अगर यदि कुछ पूछना चाहते हैं। आप अनम्यूट करें, पहले अपने माइक पर जा करके बटन दबाएं और अनम्यूट करें। आपका माइक ऑन नहीं है। सर जैसे अंतरजातीय जिला का ट्रांसफर है ना जी, इसमें 40% का नहीं हो सकता, इन्होंने 60% किया जैसे। हाँ हाँ हाँ, उसमें इन्होंने कोई क्राइटेरिया रखा है। जो क्राइटेरिया अभी है जब तक हम उसको चैलेंज नहीं करेंगे या उसमें कोई चेंजेस के लिए नहीं कहेंगे तो वो शायद अभी तो लागू नहीं हो पाएगा। जो क्राइटेरिया है वो तो अभी यही है जो आपको आपकी जानकारी में है। 40% के लिए अगर रिप्रेजेंट किया जाए तो हो सकता है गवर्नमेंट उसको कंसीडर करे। अगर कोई कदम उठाए जा सकते हो इसके लिए? हाँ उठा सकते हैं, आप संपर्क में रहिएगा, उठा सकते हैं कदम। ठीक है, थैंक यू सर। आप कहाँ से हैं, कहाँ रहते हैं? मैं सिरमौर से हूँ, कुल्लू जिला में जॉब करता हूँ। कुल्लू जिले में। और क्या किस डिपार्टमेंट में?
एजुकेशन डिपार्टमेंट में शास्त्री पद पे हूँ सर। शास्त्री पद पे हैं, ठीक है। और आपकी डिसेबिलिटी कितना परसेंट है? 40% है सर। 40%। आपकी लोकोमोटर डिसेबिलिटी है? जी, मेरी है ब्लाइंडनेस का है सर। अच्छा, लो विजन है आप। लो विजन, ठीक है, ठीक है। आप संपर्क में रहिएगा, आपके पास मेरा नंबर है। ठीक है। यदि अन्य किसी के पास कोई प्रश्न है तो पूछे, नहीं तो हम समापन की ओर बढ़ते हैं। किसी का कोई प्रश्न होगा तो पूछ ले। तो मुझे लगता है सर अभी कोई प्रश्न नहीं है, सो मैं आपका धन्यवाद करता हूं सर। आज आपने विकलांगजनों के शिक्षा एवं रोजगार के अधिकार जैसे संवेदनशील विषय पर चर्चा की और हम सभी का ज्ञानवर्धन किया। शिक्षा और रोजगार ये दोनों ही अधिकार मानवाधिकार के अंग है। एक्सेसिबल एंड इंक्लूसिव एजुकेशन विकलांगजनों का अधिकार है और आपने काफी विस्तार से इस विषय पर हमारे साथ चर्चा की है। दूसरी बात, आज की हमारी चर्चा उस समय पर हुई है जब एक तरफ, जैसा सर ने भी जिक्र किया कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जज बनने के लिए भी विकलांगता की कोई सीमा निर्धारित नहीं की जा सकती, और दूसरी तरफ हमारे प्रदेश के शिक्षा निदेशक ये तुगलकी फरमान जारी करते हैं कि 60% से ज्यादा दिव्यांगता वाले या दृष्टिबाधित और एवं बाधिर व्यक्ति स्कूल लेक्चर नहीं बन सकते। ये बहुत ही सड़ी हुई मानसिकता है और इसको समाप्त करने के लिए और समाज में जागरूकता लाने के लिए आपने आज हमारे साथ बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा की है। अब मेरा अनुरोध रहेगा हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय के शिक्षा विभाग से पीएचडी कर रहे मेरे मित्र मुकेश कुमार जी से कि वह आज के मुख्य वक्ता एवं अन्य प्रतिभागियों का धन्यवाद करें। मुकेश, एक सूचना है जो उदय वर्मा ने शेयर की है। इन्होंने कहा है कि ऑल अटेंडीज आर रिक्वेस्टेड टू ज्वाइन अस ऑन सोशल मीडिया, यानी कि सोशल मीडिया पर उमंग फाउंडेशन को आप ज्वाइन करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। उमंग फाउंडेशन का जो यूट्यूब चैनल है और उमंग फाउंडेशन का जो फेसबुक पेज है, इसको भी जो है लाइक करें। और उदय वर्मा जी हमारे लिए टेक्निकल सपोर्ट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये पूरा एक स्वयं आप एक जो है बीए के क्या कहते हैं विद्यार्थी हैं, लेकिन बहुत बिल्कुल संवेदनशीलता के साथ आप इस पूरे मुद्दे को सोशल मीडिया पर उठाते हैं और यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज हमारा आप जो है मैनेज करते हैं। तो उदय वर्मा, आपका इस कारण से कि आप इतनी सपोर्ट हमारी कर रहे हैं, आपका धन्यवाद। धन्यवाद पंकज भाई। अब मैं मुकेश कुमार, पीएचडी रिसर्च स्कॉलर, डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन, हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी, धन्यवाद करना चाहता हूं हमारे आज के कार्यक्रम के मुख्य वक्ता प्रोफेसर अजय श्रीवास्तव जी का, कि जिन्होंने हमें आज विकलांगजनों के शिक्षा व रोजगार के अधिकारों के बारे में विस्तृत जानकारी दी। सर, आप प्रदेश विश्वविद्यालय में एसोसिएट प्रोफेसर जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन ICDOL के अलावा आपके पास नोडल ऑफिसर डिसेबिलिटी अफेयर का भी रिक्त पद है। सर, प्रदेश विश्वविद्यालय में आपके प्रयासों के कारण ही आज विश्वविद्यालय में विकलांग छात्र मुफ्त शिक्षा और मास्टर्स, एमफिल, पीएचडी में डिसेबल बच्चों के लिए एक आरक्षित सीट करवाने का श्रेय भी सर आपकी वजह से हो पाया है ये सफल। सर, विश्वविद्यालय के इतिहास में पहली बार इसी हफ्ते 15 नवंबर को विकलांग छात्रों के लिए उनके अकादमिक और अन्य प्रतिभाओं के लिए राज्यपाल द्वारा सम्मानित करवाना भी आपकी वजह से ही सफल हो पाया है। सर, आप हमेशा ही विकलांगजनों की मदद के लिए तत्पर रहते हैं, इसलिए मैं, और इसके साथ ही आप आज के हमारे कार्यक्रम में एज रिसोर्स पर्सन आए, इसके लिए मैं आपका तहे दिल से धन्यवाद करता हूं। सर, आपके अलावा मैं धन्यवाद करना चाहता हूं डॉक्टर GD शर्मा जी का, जो हमारे साथ हर वेबिनार में जुड़ते हैं, डॉक्टर मीनाक्षी पॉल मैम का, जो कि प्रिंसिपल है इवनिंग कॉलेज HPU, डॉक्टर दिनेश धीमान जी का, प्रिंसिपल अवस्थी BEd कॉलेज दाड़ी धर्मशाला जी का, डॉक्टर प्यार सिंह जी का, डॉक्टर सुरेंद्र कुमार जी का, डॉक्टर मोनिका रोहल का, डॉक्टर उषा ठाकुर का, और इसके साथ ही धन्यवाद मैं देना चाहता हूं सूर्योदय चैरिटेबल ट्रस्ट धर्मशाला से हमारे साथ जुड़े हुए उनके फाउंडर अनुराधा शर्मा और सचिन शर्मा जी का,
इंजीनियर संजीव शर्मा जी का, अतुल चंदेल जो कि असिस्टेंट प्रोफेसर है शिवा बीएड कॉलेज में, और विनोद योगाचार्य जी का भी मैं खास धन्यवाद देना चाहता हूं कि जो प्रत्येक वेबिनार में हमारे लिए लिंक क्रिएट करते हैं ताकि कि हमारा यह वेबिनार सुचारू रूप से चल सके। उदय वर्मा का आपने भी धन्यवाद किया, एक बार मैं पुनः उदय वर्मा जी का धन्यवाद करना चाहता हूं कि जो कि हमारे कार्यक्रम से संबंधित हर एक तकनीकी जो सहायता हमेशा वो करते रहते हैं। और अंत में मैं सभी प्रतिभागियों का धन्यवाद करना चाहता हूं कि आप हर हफ्ते हमारे साथ जुड़ते हैं और हमारी ये जो मानवाधिकारों की श्रृंखला है इस पे वेबिनार को सफल आपकी वजह से कर पाते हैं। और मैं आशा करता हूं कि आने वाले सप्ताहों में भी हमारे प्रोग्राम में आप इसी तरह से जुड़ेंगे, दूसरों को भी मोटिवेट करेंगे हमारे से जुड़ने के लिए, और हमारा जो मकसद है दूसरों को या फिर समाज को मानवाधिकार के प्रति जागरूक करना, उसको सफल बनाने में। एक बार पुनः आप सभी का धन्यवाद, और आप के सजेशंस और आपकी क्वेरीज हम पूरी तरह से सुलझा पाते हैं। इस बात का भी हमें खुशी होती है जब आपके मैसेज आते हैं। जो भी नए सदस्य हमसे जुड़े हैं उन्हें मैं आज ग्रुप में ऐड कर दूंगा। बस ग्रुप में ये ध्यान रखें कि ग्रुप में कोई, जैसे सर ने बताया कि किसी तरह का गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग या फिर किसी तरह का कोई ज्ञान या फिर ग्रीटिंग्स किसी भी फेस्टिवल की शेयर ना करें। कोई जानकारी हो या नोटिफिकेशन हो या फिर कोई क्वेरी हो, कृपया वही साझा करें। एक बार पुनः आप सभी का वेबिनार में जुड़ने के लिए धन्यवाद। धन्यवाद मुकेश। तो कार्यक्रम में भाग लेने के लिए उमंग फाउंडेशन के माननीय अध्यक्ष एवं सभी प्रतिभागियों का हार्दिक धन्यवाद। हम अगले रविवार को शाम के 7 बजे मानवाधिकार से जुड़े एक नए विषय के साथ आपके समक्ष आएंगे। आप सभी का पुनः धन्यवाद।